एपिसोड की शुरुआत में हमें 18 साल के कासुकाबे हायातो को दिखाया जाता है, जो कि अपनी ग्रैंडमा के कैफे के यहाँ पे आया होता है। इस कैफे का नाम फैमिली या कैफे टेनेंस होता है। दरअसल हायातो इस जगह को तोड़ने के लिए आया होता है, क्योंकि इस जगह से वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। हायातो फिर अपने घर के यहाँ पे आ जाता है और आराम करने लग जाता है। तभी इसके सामने एक लड़की आ जाती है, जिसे देख के हायातो एकदम शॉक में चले जाता है और यहाँ से जाने लग जाता है और दूसरे रूम का गेट खोलता ही है। तभी इसके सामने एक और लड़की आ जाती है, जो कि इसके सामने अपने पूरे कपड़े उतार देती है, जिसे देख के हायातो एकदम परेशान हो जाता है। हायातो सोचता है आखिरकार दो बिना कपड़ों वाली लड़कियां मेरे घर में क्या कर रही है। तभी इसके सामने एक और लड़की आ जाती है, ये इसे देख के हैरान हो जाता है। इसके बाद एक और लड़की इसके सामने आ जाती है, जो कि अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। फिर ये आखिर में एक और लड़की को देखता है, जो कि अजीब ढंग से सो रही होती है। ये फिर यहाँ से भागने लग जाता है। तभी इन्हीं में से एक लड़की हायातो के ऊपर हमला कर देती है और ये लोग हायातो को बांध देते हैं। ये लोग फिर पूछते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन। हायातो बताता है जो यहाँ की ओनर थी, मैं उनका पोता हूँ। तो ये लोग इसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने हमें बताया तो था कि उनका एक पोता है जो कि टोक्यो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। हायातो फिर इन सबसे पूछता है कि आखिरकार तुम सबका रिलेशनशिप क्या है मेरे दादी के साथ। तो इन्हीं में से एक लड़की कहती है कि हम सब उनकी फैमिली है। तभी हायातो कहता है कि किस तरह की फैमिली, हमारी फैमिली में सिर्फ हम दो ही मेंबर्स थे, अब सिर्फ मैं ही बचा हुआ हूँ। तभी यहाँ पे एक लड़की कहती कि हम यहाँ पे पार्ट टाइमर्स है, जो कि यहाँ पे काम किया करते थे। तभी हमें उन ग्रैंडमा ने कहा कि हम यहाँ पे रह सकते हैं और उन्हें अपनी फैमिली की तरह मान सकते हैं, इसी वजह से यहाँ पे हम रह रहे हैं। तभी एक लड़की कहती कि इसका मतलब हमारे पास पूरे अधिकार है इस घर में रहने की। एक और लड़की कहती कि तुम वापस टोक्यो क्यों नहीं चले जाते, आखिरकार तुम यहाँ पे आई क्यों। हायातो कहता कि मैं इस घर का ओनर हूँ और तुम सब मेरे लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर्स हो। आखिरकार तुम सब यहाँ पे कर ही क्या रहे हो, तुम सबको मैं अभी के अभी यहाँ से निकाल सकता हूँ। तभी ये सब कहते कि आखिरकार तुम कैसे पोते हो, तुमने अपनी दादी को करीब 3 साल के लिए अकेले छोड़ दिया, हम सब ने मिलकर तुम्हारी दादी की फ्यूनरल के लिए पैसे दिए। तभी हायातो कहता है कि दरअसल मेरी दादी से मेरे हाई स्कूल के समय पर लड़ाई हो गई थी, इसी वजह से मैं उनसे बात नहीं किया करता था। तो ये कहता है कि लगता है उनकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलने वाली, क्योंकि उनका इतना घटिया ग्रैंडसन है। तो हायातो कहता है कि जल्दी से जल्दी मेरे हाथों की रस्सियां खोलो और तुम सब यहाँ से जल्दी के जल्दी निकल जाओ। ये सब लड़कियां फिर परेशान हो जाती है कि आखिरकार ये सब अब करने क्या वाली है, क्योंकि ना ही इनके पास पैसे है और ना ही रहने को कोई ठिकाना। तो यहाँ पे एक लड़की कहती है कि हम उसे इग्नोर करके वहां पे रह सकते हैं। ये लोग कहते हैं कि वो उतना आसान नहीं होने वाला। इनमें से किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि यहाँ पे हायातो ने कहा होता है कि पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करके यहाँ पे पार्किंग लॉट बनाने वाला है, क्योंकि गर्मियों के दौरान यहाँ पे काफी सारे विजिटर्स आते हैं, जिससे ये काफी सारा मुनाफा कमा सकता है। तभी यहाँ पे एक लड़की कहती कि मैं उसे रोकने में इतनी ज्यादा बिजी होगी कि मैंने नोटिस ही नहीं किया कि सारी लड़कियों में से सिर्फ उसने मुझे बिना कपड़ों के देखा। तभी यहाँ पे एक लड़की कहती कि मेरे पास एक आइडिया है, सारे लड़के ठरकी होते हैं और ये भी उन्हीं की एक प्रजाति का, ये एक बंदर के अलावा कुछ नहीं है। इसे हम सड्यूस करते हुए इसकी एक वीडियो बना लेंगे, जिसके बाद हम इसे ब्लैकमेल करेंगे। वहीं पे हमें हायातो को दिखाया जाता है, जो कि बिस्तर में लेटे हुए उस पल को याद कर रहा होता है जिस टाइम ये अपने दादी से लड़के टोक्यो चला गया था। तभी यहाँ पे गुलाबी बाल वाली लड़की आ जाती है, जिसने यहाँ पे मेड के कपड़े पहने होते हैं। दरअसल ये इनका प्लान होता है कि हायातो को इससे सड्यूस करेंगे, पर हायातो कहता है अगर तुम मुझे मस्कल लगाने के लिए आई हो और मेरा माइंड चेंज करने के लिए आई हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और मुझे ये बताओ, क्या तुम हमेशा इस ड्रेस को पहन के खाना बनाती हो क्या। ये कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इसके लिए इतना कुछ कर रही है क्योंकि ये इसका मास्टर है। ये फिर हायातो को कहती कि मैं सोच रही थी मैं तुम्हारे लिए शिम्प वाले फ्राइड राइस बनाऊं, पर हायातो कहता है कि मेरे लिए फ्राइड चिकन बनाओ, पर ये कहती कि वो मुझे बनाना नहीं आता। तो हायातो कहता है उससे मुझे क्या, जिसके बाद ये फ्राइड चिकन बनाती है, जो कि पूरी तरह जल चुका होता है। हायातो ये देख के इसकी बेइज्जती करता है और कहता है कि तुमने मेरा काफी ज्यादा नुकसान करवा दिया, जिसके बाद ये कहती कि मैं इस चीज को और ज्यादा प्ले नहीं कर सकती, ये काफी घटिया इंसान है। तब यहाँ पे ब्लू हेयर वाली लड़की आ जाती है, जो कि कहती कि हायाती चलो बाहर चलते हम। तो यहाँ पे हायातो कहता है क्या तुम हमेशा इसी ड्रेस में बाहर जाती हो। ये कहती कि इस बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकती है, ऐसा वो कुछ भी नहीं करने वाली। जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग खाना खाने लग जाते हैं। तब यहाँ पे ऑरेंज हेयर वाली लड़की कहती कि मास्टर आपके लिए हमने बात रेडी कर दी है, आप जाके नहा सकते हैं। हायातो को पहले शक होता है, वो सोचता है कि कहीं ये लोग दोबारा से मजाक तो नहीं करने वाले। जिसके बाद हायातो नहाने के लिए चले जाता है और ये उस पल को याद करने लग जाता है जब इसने अपनी दादी को टोक्यो यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था, पर इसकी दादी ने इसे मना कर दिया था, ये कह के कि वो जगह काफी ज्यादा घटिया है, वहां तुम सरवाइव नहीं कर सकते। हायातो को फिर अजीब सी चीजें महसूस होने लग जाती है। वो सोचता है कि कहीं ये सारी लड़कियां प्रैंक की वजह से इसके यहाँ पे एक साथ नहाने के लिए ना आ जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। हायातो फिर यहाँ पे कैफे के यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे ये देखता है कि सुनहरे बाल वाली लड़की यहाँ पे सिगरेट पी रही होती है। हायातो को इसके ऊपर
पर गुस्सा आ जाता है कि आखिरकार वो इस जगह पे सिगरेट कैसे पी सकती है। वो इसके लिए उसे डांटता भी है। तभी ये लड़की इसे बताती कि दरअसल ये सिगरेट के रूप में चॉकलेट्स है जो कि इसे खाना काफी ज्यादा पसंद है और ये अपने बैंड के लिए यहाँ पे गाने लिखने के लिए आते रहती है। ये फिर इसे कहती कि इस चीज से इसे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वैसे भी इस जगह को वो बंद करने वाला है। पर हया तो यहाँ पे इसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता और यहाँ से चले जाता है। जिसके बाद हमें ऑरेंज हेयर वाली लड़की के यहाँ दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे वाइन पी रही होती है और उसके सामने ग्रीन हेयर वाली लड़की होती है जो कि अजीब बिहेव कर रही होती है। जिसके बाद हमें हयातो को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। दरअसल ये ग्रीन हेयर वाली लड़की होती है, जब भी वो वाइन पीती है वो एकदम ठरकी बन जाती है और वो लड़कों के ऊपर हमला कर देती है। हया तो सोचता है आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। वहीं पे ऑरेंज हेयर वाली लड़की इस चीज की रिकॉर्डिंग कर ही रही होती है। तभी यहाँ पे ब्लू हेयर वाली लड़की आती है जो कि हयातो को कहती है कि आखिरकार तुम कर क्या रहे थे और वो उसे बुरी तरह पीटती है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ ग्रीन हेयर वाली लड़की हयातो के लिए खाना बनाती है। इसे कल रात का कुछ भी याद नहीं होता तो हयातो इसे पूछता है क्या तुम्हें सचमुच कल रात का कुछ भी याद नहीं। ग्रीन हेयर वाली लड़की कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो यहाँ पे ब्लू हेयर वाली लड़की इसे इग्नोर करते हुए कहती है कि कल रात जो भी कुछ हुआ उस चीज के लिए मुझे माफ कर दो। तभी इनके घर की डोरबेल बजती है। हयातो जब जाके देखता है तो ये वही डिमोलिश वाले होते हैं जो कि इस घर को तोड़ने के लिए आए होते हैं। ये दोनों इसे समझाते हैं कि अगर ये घर को तोड़ दे तो इसे कितना ज्यादा बेनिफिट होगा। वहीं पे हमें ऑरेंज हेयर वाली लड़की को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि हमें उसे अभी मारना पड़ेगा, जिसके बाद हम उसे कहीं पे गाड़ देंगे। वहीं पे हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि फैमिली कैफे के टेम्पलेट के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है और वो गिर जाता है और उसे गिरते हुए दिखाया तो वो पल याद आ जाता है जब उसकी दादी ने पहली बार इस कैफे को खोला होता है। इसकी दादी इसे बताती कि फैमिली का मतलब स्पेनिश में फैमिली होता है। इसका मतलब जो भी कस्टमर्स हमारे इस कैफे में आते हैं वो सभी के सभी हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह है। यहाँ पे ये पर्सन फिर कहता है कि इस चीज को मैं ले जाऊंगा और डिस्ट्रॉय कर दूंगा। पर हया तो कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्या इस चीज को मैं रख सकता हूँ। ये लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं। ये देख के सब लड़कियां समझ आती है कि हयातो के दिल में अभी भी इस कैफे के लिए एक जगह है। जिसके बाद यहाँ पे सुनहरे बाल वाली लड़की यहाँ पे गुलाबी बाल वाली लड़की को कहती है ये एकदम सही समय है उसके लिए श्रिम्प वाले फ्राइड राइस बनाने का। जिसके बाद हमें हयातो को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पे लेटा हुआ होता है और वो उस पल को याद करने लग जाता है जब उसके माँ बाप एक साथ गुजर गए थे और उसकी दादी को कितना कुछ सहना पड़ा था उसकी वजह से। तभी यहाँ पे गुलाबी बाल वाली लड़की आ जाती है जो कि कहती कि आज खाने में श्रिम्प वाले फ्राइड राइस है। ये कहते कि आखिरकार तुम ये मेरे लिए क्यों बना के लाई हो। यहाँ पे ये सब बताया था कि तुम्हारी ग्रैंड माँ ने मुझे ये बनाना सिखाया था, अगर तुम्हें ये पसंद ना आए तो तुम इसे फेंक सकती हो बेशक, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये यहाँ से जाने से पहले इसे बताते कि दादी ने मुझे कहा था कि ये डिश उनके पोते की फेवरेट डिश है और अगर उन्हें कुछ भी हो जाए तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी तरफ से ये डिश उनके पोते को बना के दूं। हाया तो फिर इस डिश को खाने लग जाता है और सोचता है कि आखिरकार इसकी दादी क्या सोच रही थी और इसे वो पल याद आ जाता है जब इसकी दादी किस्त वालों के सामने अपना सर झुका के उनसे माफी मांगा करती थी। हायातो का आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो सोचता है कि आखिरकार वो क्या सोच रही थी। आखिरकार मैं टोक्यो यूनिवर्सिटी किसके लिए गया था। हायातो फिर कहता है कि मैं उन लोगों को दिखा दूंगा जो कि मेरी दादी को किसी काबिल नहीं समझते थे। फिर जब यहाँ पे हायातो प्लेट धो रहा होता है तो यहाँ पे गुलाबी बाल वाली लड़की आ जाती है। हायातो से पूछता है कि मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या मेरी दादी हमेशा तुम सबके साथ खाना खाया करती थी। ये कहती कि हाँ। क्या उस रात भी दादी ने तुम्हारे साथ खाना खाया जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। ये कहते कि हाँ, उन्होंने हमारे साथ नॉर्मली खाना खाया जिसके बाद हमने काफी सारी बातें की और वो काफी हंस रही थी। जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ और वो वहीं पे लेट गई। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की पर हमें पता चल गया कि वो गुजर चुकी है तो कहता है कि ऐसी बात है तो फिर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। उन्होंने अपना आखिरी पल अपने फैमिली के साथ हंसते हुए बिताया जिसके बाद वो गुजर गई। हाया तो फिर कहता है कि मैंने फैसला कर लिया, अकाउंट के लेजर लाओ। जिसके बाद ये अकाउंट के लेजर देखता है तो यहाँ पे काफी सारी चीजें गड़बड़ हो रखी होती है। हाया तो फिर इन सबको कहता है कि तुम सबको हायर करने की वजह से इस कैफे का बजट काफी ऊपर चला गया है। ये लड़कियां फिर इसे पूछती है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। ये इसे बताते कि मैं अपनी ग्रैंडमा की जगह पे इस जगह को चिल्लाऊंगा। ये लड़कियां फिर इसे पूछती है तो फिर तुम टोक्यो यूनिवर्सिटी का क्या करने वाले हो। ये कहता है कि मैं उस जगह से 1 साल के लिए लीव ले लूंगा। तो यहाँ पे गुलाबी बाल वाली कहती है कि इसका मतलब क्या तुम हमारे साथ रहने वाले हो। हाया तो कहते हैं कि हाँ, मैं इस जगह पे रहने वाला हूँ, आखिरकार मैं इस जगह का मालिक हूँ, मैं इस जगह से कहाँ जाऊंगा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। ये कहती है तो काफी परेशानी वाली बात है पर सभी लड़कियां इस चीज से एग्री कर जाती है कि वो हयातो के साथ रहेंगी क्योंकि इनके पास ना ही पैसे है ना ही कुछ, तो इसी वजह से इन्हें हयातो के साथ एग्री करना पड़ता है। जिसके बाद ये लोग सोचते हैं कि सचमुच क्या इस कैफे को ये लोग सिक्योर कर पाएंगे।
एपिसोड की शुरुआत सभी लड़कियों की इंट्रोडक्शन से होती है। हमें दिखाया जाता था सुरग आमी को, जो कि हाई स्कूल में है और वो सेकंड ईयर में है कराटे क्लब में। फिर ऑरेंज हेयर वाली अपना नाम बताती है, इसका नाम होता है ताशु किशिमा रियो। फिर ग्रीन हेयर वाली लड़की अपना नाम बताती है, इसका नाम होता है ओनो शिरागेकू। फिर यहाँ पे गोल्डन हेयर वाली लड़की अपना नाम बताती है, इसका नाम होजो आकाने होता है। आखिर में गुलाबी हेयर वाली लड़की अपना नाम बताती है, इसका नाम होता है माकुजावा ओका। इन सब को देख के हयातो सोच रहा होता है क्या ये सब लड़कियां सचमुच इस कैफे को बचा सकती है। हयातो फिर इन सभी लड़कियों को कहता है कि अब हम सब एक साथ रहने वाले हैं तो हम सबको मिल बांट के काम करना पड़ेगा, पर ये सारी लड़कियां इस चीज के लिए मना कर देती है। आया तो इस चीज की वजह पूछता है कि आखिरकार ये सब घर के कामों में हाथ क्यों नहीं बटाना चाहते, तो ये लोग बहाने बनाने लग जाते हैं। आया तो फिर इनसे पूछता है क्या इससे पहले इन्होंने घर के काम में कभी भी हाथ नहीं बटाया। ये लोग कहते हैं कि ग्रैंड में सब कुछ संभाल लेती थी पहले। तो आया तो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी आलस की वजह से ग्रैंड में जल्दी ही मारी गई। ये लोग फिर कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कभी कभी मदद किया करते थे। तभी यहाँ पे शिरागिकू कहती है कि वो कुकिंग कर लेगी, साथ ही साथ उसे साफ सफाई से कोई नफरत नहीं है। यहाँ पे इसके बाद आया तो कहता है कि ठीक है, अगर शिरागिकू घर के कामों में मदद करेगी तो तुम सबको भी मदद करनी पड़ेगी। और ये सब यहाँ पे साफ सफाई करने लग जाते हैं। पर यहाँ पे हायातो आमी को डांटता है क्योंकि वो खेल रही होती है। सीन फिर ओका के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे हायातो उसे कहता है कि तुम्हें ठीक से सीढ़ियों की सफाई करनी चाहिए। पर जब ओका सीढ़ियों की सफाई कर रही होती है तो उसकी पैंटीज दिख जाती है। तब यहाँ पे रियो से बताती है कि तुम्हारी पैंटीज दिख रही है, तुम्हें थोड़ा संभल के काम करना चाहिए। ये सुनने के बाद ये थोड़ी एम्बेरस हो जाती है और उसका पाँव फिसल जाता है और उसका पाँव जाके सीधा हायातो के मुंह पे लगता है और वो दरवाजे पे टकरा जाता है। ये कहती है कि ये डिजर्व करता है ये। जिसके बाद हम देखते हैं हायातो यहाँ पे वॉशिंग मशीन के यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे ओका इसे कहती कि मेरी लॉन्ड्री अभी सूख रही है, क्या तुम थोड़ी देर बाद अपने कपड़े धो सकती हो। तो हायातो ओका के कपड़े निकाल के कहता है कि तुम्हारे कपड़े सूख चुके हैं, चिंता मत करो, मैं इन कपड़ों को धो दूंगा। पर ओका यहाँ पे चिल्ला देती है और कहते कि ये तुमने क्या किया, तुमने जिस चीज को हाथ में ले रखा है वो मेरी ब्रा है। तो ये कहता है इसमें बड़ी बात क्या है। तभी यहाँ पे सारी लड़कियां आ जाती है जो कि कहती कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। ये कहता है इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, इसमें तुम्हारी अंडरपैंट्स और ब्रा है। तो यहाँ पे सारी लड़कियां ऐसे परवर्ड और स्कम कहने लग जाती है और कहती कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता लड़कियों के बारे में। ये समझ जाता है कि इसने काफी बड़ी गलती किया और ये इन सबसे माफी मांगता है। ओका इसे कहते कि पनिशमेंट के तौर पर तुम्हें कैफे को खुद अकेले साफ करना पड़ेगा और ये ऐसे ही करने लग जाता है। तभी इसे कॉफी ग्राइंडर वाली मशीन दिख जाती है जो कि इसकी दादी की होती है। ये काफी पुरानी हो चुकी होती है। इसे फिर अपना बचपन याद आ जाता है, जहाँ पे अपनी दादी को कह रहा होता है ये काफी पुरानी हो गई है, आपको एक नई मशीन ले लेनी चाहिए। पर इसकी दादी से कहते कि इस जैसी मशीन अब मार्केट में नहीं मिलती, ये काफी बढ़िया मशीन है। आया तो अब इस मशीन को क्लीन करने का फैसला करता है। तभी यहाँ पे शीरा आ जाती है जो कि कहती है कि उस मशीन को थोड़े ध्यान से क्लीन करना, क्योंकि वो मशीन ग्रैंडमा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये कहता है कि हाँ वो मुझे पता है, जिसकी बात ये आज सुबह के लिए इसका शुक्रिया करती है। दरअसल शीरा के यूनिवर्सिटी के टर्म सब शुरू ही होने वाले थे और ये घर का अकेले साफ सफाई किया करती थी। पर अब हायातो की वजह से इसे इतनी सारी चीजें नहीं करनी पड़ेगी, जिसकी बात ये इसे कहते कि मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए सारी चीजें नहीं की, पर तुम्हारा शुक्रिया। हायातो इसे कहता है कि आखिरकार तुम मुझसे इतनी तमीज से क्यों बात कर रही हो। अगर मैं अपनी दादी की मानूं तो हम सब एक फैमिली है, जब तक हम इस कैफे में आए तो हम नॉर्मली बात कर सकते हैं। ये कहते कि ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। तो हायातो कहता है कि हाँ तुम मुझसे अब नॉर्मली बात कर सकते हो। ये फिर कहते कि अगर हम फैमिली है तो हम सबको एक साथ डिनर करना चाहिए और डिनर रेडी हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं ये सब खाना खाने लग जाते हैं। तभी इनकी नजर चेरी ट्री पे जाती है जिसके फ्लावर सब खिल चुके होते हैं जो कि काफी अच्छे लग रहे होते हैं। ये सब फिर खाना शुरू करते हैं और इन सबको खाना काफी पसंद आता है। हमें फिर हायातो को बाथ हाउस में दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि कैसे इसकी दादी ने इतने सारे प्रॉब्लम्स वाले बच्चों को एक घर में रख रखा था। तभी अचानक से दरवाजा खोल के यहाँ पे ओका आ जाती है, जिसे देख के हायातो एकदम हैरान हो जाता है। वो इसे पूछता आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रही है। ओका इसे कहती कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तो हायातो कहता है कि रियो ने कहा था कि बाथ हाउस खाली है तो मैं उसे यूज कर सकता हूँ। तो ये कहते कि तुम्हें नहाने से पहले गेट के बाहर एक साइन बोर्ड लगा देना चाहिए था। तो हायातो कहता है कि इस सिस्टम के बारे में मुझे किसने भी कुछ नहीं बताया। अभी यहाँ पे भागते हुए आमी आ जाती है। हायातो से कहता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है, पर वो उसे बहुत ज्यादा पीटती है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ हायातो ने फैसला किया होता है वो सबके साथ कॉफी बनाना सीखेगा। ये यहाँ पे कहता है कि बेशक कैफे के ओनर को कुकिंग ना आती हो, पर उसे कॉफी बनाना तो आना ही चाहिए। तब यहाँ पे रियो कहते कि मैं बेट लगा सकती हूँ कि तुमने कहीं पे भी आज तक पार्ट टाइम जॉब नहीं की होगी। तो हायातो कहता है कि तुम मुझे हल्के में ले रही हो, मैंने अपने ग्रैंडमा को पूरे दिन कॉफी बनाते हुए देखा है,
तो मुझे पता है कि कॉफी कैसे बनाया जाता है। हायातो फिर इन सभी के लिए कॉफी बनाता है और ये लोग टेस्ट करने लग जाते हैं। हायातो को लगता है कि उसने सबसे बेस्ट कॉफी बनाई है, पर ये लोग कहते हैं कि तुम्हारी कॉफी कड़वी है और इसकी स्मेल भी काफी ज्यादा घटिया है। हायातो इस चीज को मान नहीं रहा होता है, पर अकाने से कहते इस चीज को हम दुकान में नहीं बेच सकते। हमें फिर हायातो को दिखा जाता है जो कि पूरे दिन यहाँ पे कॉफी बनाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी यहाँ पे अकाने से कहती कि तुम्हारी इतनी शोर की वजह से मैं यहाँ पे काम अपना नहीं कर पा रही हूँ। जिसके बाद वो इसे कुछ चिल्लर देती और कहती कि मैं अपने लिए कोल्ड कॉफी बनाने के लिए जा रही हूँ। जिसके बाद अकाने यहाँ पे कॉफी बनाने लग जाती है। तो हायातो कहते कि मेरे लिए भी एक कॉफी बना देना, और अकाने इसके लिए कॉफी बना देती है। जिसके बाद हायातो उस कॉफी को पीता है और पीने के बाद इसे नॉस्टैल्जिया याद आ जाता है। हायातो फिर अकाने से पूछता है क्या ग्रैंडमा ने तुम्हें बताया कि कैसे कॉफी बनाई जाती है। अकाने कहती है अगर उन्होंने मुझे कॉफी बनाना सिखाया भी है तो तुम्हें उससे क्या। हायातो कहता है क्या तुम मुझे प्लीज इस कॉफी को बनाना सिखा सकती हो। अकाने कहते कि तुम्हें पता है तुम क्यूट लगते हो जब तुम अपने मुंह से प्लीज कहती हो। ये कहता है कि मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, अगर तुम्हें मुझे नहीं सिखाना है तो कोई बात नहीं। अकाने कहती कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कॉफी बनाना जरूर सिखाऊंगी। जिसके बाद ये कॉफी बनाने लग जाते हैं। आया तो फिर से टीज करते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है जब तुम मजाक करती हो तो तुम सुपर क्यूट लगती हो, पर इसके ऊपर इसका कुछ भी असर नहीं होता। आया तो फिर नहाने चले जाता है जहाँ पे वो अकाने की बातों की सोच रहा होता है कि कैसे वो कॉफी बना सकता है। तभी यहाँ पे आमी आ जाती है। आया तो इससे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो जबकि आज मैंने साइन भी लगाया है। पर आमी गुस्सा हो जाती है और इसके ऊपर हमला कर देती है। हमें फिर अगले दिन दिखा जाता है जहाँ पे ये बिजनेस पार्टनर से मिलने के लिए जा रही होती है और हायातो ने इस बार रियो को चुना होता है क्योंकि बाकी सारी लड़कियां बिजनेस पार्टनर्स को उल्टा सीधा भी बोल सकती है, साथ ही साथ वो इनके ऊपर हमला भी कर सकती है। इसी वजह से इसने यहाँ पर रियो को चुना होता है। ये दोनों फिर बिजनेस पार्टनर से मिलने के लिए चले जाते हैं जहाँ पे हायातो इनसे खड़ूसों की तरह बात कर रहा होता है। तो यहाँ पे रियो किसी तरह इनका मूड हल्का करती है। जिसके बाद ये एक और जगह जाते हैं जहाँ पे ओल्ड वुमेन्स रहती है, जहाँ पे हायातो इनसे खड़ूसों की तरह बात कर रहा होता है दोबारा से। तो यहाँ पे रियो सबका मूड हल्का कर देती है और इस वजह से रियो को काफी सारे बिजनेस पार्टनर से बात करनी पड़ती है। जिसके बाद शाम हो जाती है जहाँ पे रियो से कहते हैं कि हमें और भी काम है, मेरे साथ आओ। जिसके बाद ये दोनों श्राइन के यहाँ पे आ जाते हैं और ये से बताते कि ग्रैंड ने कहा था कि जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो हमें टेम्पल के यहाँ पे आना चाहिए और गॉड को बताना चाहिए कि किस चीज की हमने शुरुआत किया है। आया तो इसे कहता है कि तुम्हें देख के लगा नहीं था कि तुम इस चीज के बारे में सीरियस हो, पूरे दिन तुमने काफी अजीब हरकतें की है। चलो लोग क्यूरियस हो कि हमारे यहाँ पे विजिट तो करने आएंगे। तो ये कहते कि तुमने अभी अभी क्या कहा, तुम बिजनेस पार्टनर के सामने सड़ा सा मुंह बना के उनसे बात कर रहे थे। मैं तो बस ये सारी चीजें कर रही थी ताकि मैं उनका मूड हल्का कर सकूं। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें कैसे बात करनी चाहिए। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारी चारों ओर घूमती है, पर तुम गलत हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि दूसरों से कैसे बात किया जाता है और ना ही तुम्हें ये पता कि कैसे उन लोगों का शुक्रिया किया जाए जिन्होंने तुम्हारी मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ दिया हो। जब तुम किसी से फेवर मांगते हो तो तुम्हें उनके सामने अपना सर झुका के उनसे फेवर मांगना चाहिए, तभी वो तुम्हारी मदद करेंगे। पर जिस तरह का तुम्हारा बिहेवियर है मुझे नहीं लगता तुम इस चीज को कभी भी कर पाओगे। अगर तुम ऐसी चीज करते रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो कैफे एक साल भी टिक पाएगा। ये कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, आज जो भी चीज मैंने की उसमें सिर्फ मेरी गलती थी, आगे से मैं चीज का ध्यान रखूंगा। तो रियो कहते कि ये तुम्हारी पहली गलती थी तो मैं तुम्हारी गलती के लिए तुम्हें माफ करती हूँ। ये फिर यहाँ से जाने लग जाता है। रियो इससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। ये कहता है कि मैं दोबारा से बिजनेस पार्टनर से बात करने के लिए जा रहा हूँ। तभी यहाँ पे रियो अपने फ्रॉक को थोड़ा ऊपर करके कहते कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड है आज के लिए, वैसे भी आसपास कोई है नहीं तो तुम देख सकती हो। ये देख के हायातो कहता है कि तुम करना क्या चाहती हो और उसका पांव फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। रियो कहते कि हायातो एक डिपेंडेबल पार्टनर बिल्कुल भी नहीं है। और एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं हायातो और ओका अपने कपड़ों को लेकर लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे ये से कहती कि तुम अपने कपड़े अलग से क्यों नहीं धो सकते। ये कहता अगर मैं अलग से धोऊंगा तो वो काफी ज्यादा कॉस्टली होगा। ये कहती अगर तुम अपने कपड़े मेरे कपड़ों में डालोगे तो उससे बदबू आएगी। और इन दोनों की लड़ाई रियो देख रही होती है। जिसके बाद रियो यहाँ पे हायातो से मिलने के लिए जाती है और उसे कहती कि तुम्हें ओका से लड़ना बंद करना पड़ेगा। हायातो कहता है इसमें मेरी गलती नहीं है, वो हमेशा छोटी सी बातों को लेकर मुझसे लड़ते रहती है। रियो से समझाते हैं कि कोई भी वर्कर एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना नहीं चाहेगा जहाँ पे ओनर अपने वर्कर से लड़ता रहे। अगर तुम्हें लोगों को हायर करना है तो तुम्हें उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे वो कंफर्टेबली काम कर सके, जिसके लिए तुम्हें अपने आप को पहले सुधारना पड़ेगा। तुमने ही पहले कहा था कि तुम बिजनेस की हेल्प के लिए कुछ भी करोगे, यहाँ तक कि अपना सर भी झुकाओगे दूसरे के सामने। तो पॉन साइड्स को देखना बंद करो और सीधे जाके ओका से बात करो। हायातो कहता है कि मैं पॉन साइड को नहीं देख रहा था। जिसके बाद हायातो ओका के यहाँ पे आ जाता है और वो सोचता है कि कैसे वो उससे बात करेगा और कैसे वो उसके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सकता है। ओका को कंट्रोल करना है ऐसा है जैसे एक भूखी शेरनी को कंट्रोल करना। यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है। तभी यहाँ पे अकाने से कहती है तुम उसे कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते, उसके बारे में कुछ अच्छा कहो। हर लड़की को अपने बारे में अच्छा सुनना अच्छा लगता है, वो एक खुली किताब की तरह है।
बस तुम उसे कहते रहो कि तुम क्यूट लग रही हो, हर मोमेंट पे उसे कहते रहो कि तुम आज क्यूट लग रही हो। ये कहता है कि वो चीज तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करी थी, तो मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर वो काम करेगी। तभी यहाँ पे आमी आ जाती है और उसे कहती कि अकाने क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा आज लाल लग रहा है। अकाने कहती कि कुछ नहीं, मुझे कॉफी पीने के लिए जाना है। तभी यहाँ पे ओका कहती है कि आखिरकार तुम रास्ते में क्यों खड़े हो, वहां से हट जाओ, मुझे और भी काम करने हैं। और अगर तुम इतने ही ज्यादा वेले हो तो कैफे को ओपन करने की तैयारी शुरू कर दो। यहाँ पे हायातो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें क्लीनिंग से नफरत है, पर फिर भी तुम क्लीनिंग करी हो और साथ ही साथ लॉन्ड्री भी कर रही हो। तुम सचमुच काफी ज्यादा अमेजिंग हो। और ये काफी अजीब चेहरा बनाने लग जाता है और इसका ये चेहरा देख के ओका को गुस्सा आ जाता है और इसके मुंह पे वो चप्पल फेंक देती है, जिसके बाद इन दोनों की दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाती है। ये कहता है कि मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था। ओका कहती है वो तारीफ कम, ताना ज्यादा लग रहा था। जिसके बाद हमें शाम को दिखा जाता है, जहाँ हायातो सोचता है कि आखिरकार उसके साथ दिक्कत ही क्या है। दरअसल खाने के समय हायातो ने इसके खाने की तारीफ की थी। उसने कहा था कि सलाद को छोड़ के पूरा खाना काफी अच्छा है। ओका इसे बताती है दरअसल उस सलाद को उसने ही बनाया है। फिर ये सोचता है कि आखिरकार सलाद में असली वाइन कौन डालता है, विनेगर वाइन की जगह। ये फिर शॉप को क्लोज करके घर वापस आ जाता है, जहाँ पे रियो से कहती है क्या तुम ओका को बता सकते हो कि बात अभी फ्री है, वो जाके नहा सकती है। और हायातो ओका को ये बात बताने के लिए आ जाता है, पर वो देखता है कि जो ओका है वो यहाँ पे मेड की ड्रेस में होती है। यह हायातो से पूछती है कि आखिरकार वो यहाँ पे किस लिए आया है। हायातो इसे कहता है कि आखिरकार तुम ये सब कर क्या रही हो। ओका इसे कहती है बिना कंफर्टेबल कपड़ों के ये कैफे में ठीक से नहीं काम कर सकते। तो यहाँ पे हायातो कहता है क्या तुम उन कपड़ों में लोगों को सर्व करने वाली हो। तो ओका कहती है कि हाँ, तो तुम्हें उससे क्या, इवन ग्रैंडमा को भी ये कपड़े काफी अच्छे लगे थे। हायातो इसे कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहता है कि हाँ, ये तुम्हारे ऊपर ठीक ठाक लग रहे हैं, इवन तुम जैसे अनहाइजीन लड़की भी इस ड्रेस में फेरी जैसे क्यूट लगती है। इसे फिर एहसास होता है कि इसने दोबारा से उसे ताना दे दिया एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर, और ओका अभी इसे बहुत बुरी तरह सुनाने वाली है। पर ओका ऐसा कुछ भी नहीं करती, वो बदले में इसका शुक्रिया करती है इसकी ड्रेस को अच्छा बोलने के लिए। ये फिर कहता है कि मैंने तो ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट दिया, ना कि तुम्हें। तो ये कहते हैं कि मैं उसी के लिए तुम्हारा शुक्रिया कर रही हूँ, दरअसल मैंने इस ड्रेस को बनाया है। दरअसल मैं जिस टेक स्कूल में जा रही हूँ वो एक फैशन स्कूल है जो कि तुम्हें ड्रेस बनाना सिखाता है, और मैं ड्रेस बनाने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। दरअसल ग्रैंडमा ने मुझे तुम्हारे बारे में एक बात बताई थी कि तुम एक खड़ूस हो, पर उसके अलावा तुम कभी भी झूठ नहीं बोलते किसी भी चीज के बारे में। इसी वजह से मैं तुम्हारा शुक्रिया कर रही हूँ और इस वजह से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। वहीं पे यहाँ पे हायातो सोचता है क्या सचमुच ये सारी लड़कियां ग्रैंडमा की सारी बातों पे विश्वास कर लेती है, जो भी बातें ग्रैंडमा इन सब लड़कियों को बता के गई है। ओका फिर हायातो की कॉफी के बारे में तारीफ करती है। वो कहते हैं कि उसकी सुगंध काफी अच्छी हो चुकी है, जिसके बाद ये इसका शुक्रिया करता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पीछे से शिरागीकू आ जाती है, जो कि इसे चाटने लग जाते हैं। ये इसे पूछता है कि आखिरकार तुम कर क्या रही हो। ये लोग देखते हैं कि वो नशे में है। हायातो समझ जाता है कि शिरागीकू ने उस सैलेड को खा लिया है जिस सैलेड में वाइन थी। तभी यहाँ पे आमी आ जाती है, जो कि इस हालत में शिरागीकू की फोटो खींच लेती है और ओका ये करने से उसे मना करती है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है, जहाँ हायातो काम कर रहा होता है तो आमी उसे परेशान कर रही होती है। हायातो उसे कहता है अगर तुम्हारे पास डंबल के साथ खेलने का समय है तो घर का कुछ काम कर लो। कहानी फिर कुछ समय आगे जाती है, जहाँ हायातो कहता है कि हम फाइनली रेडी है, कैफे टेरेंस फैमिली को कल हम ओपन कर देंगे और उसके बाद सिर्फ हम प्रे कर सकते हैं कि लोग यहाँ पे आए और हमारी कॉफी पिए। तो यहाँ पे रियो कहती है कि फिर भी मैं थोड़ी चिंता में हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारा जो मास्टर है वो ठीक से कस्टमर से बिहेव कर पाएगा। तो ये कहता है कि मुझे हल्के में मत लो। सभी लड़के यहाँ कुछ ना कुछ बोलती है, पर आमी कुछ नहीं बोलती। तो ये लोग पूछते कि आमी तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है क्या। ये कहते कि कुछ नहीं, और कुछ देर बाद वो रिएक्ट करते कि फाइनली हम दोबारा से शॉप को ओपन करने वाले हैं। आया तो फिर इन सबको इनकी पिछले महीने की सैलरी दे देता है, पर अकाने कहते हैं इसे शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे पता है कि इसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। पर हाया तो कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसने एक ऐसे स्टॉक में पैसे लगा रखे हैं जिसके पैसे अब बढ़ते ही जा रहे हैं, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे रियो कहते हैं कि ठीक है, इन पैसों को मैं ले रही हूँ। फिर हम देखते हैं हाया तो यहाँ पे एक जगह बैठ जाता है और वो सोचता है क्या सचमुच वो इन लड़कियों के साथ इस कैफे को चला पाएगा। तभी इसके पीछे से आमी से कहते हैं कि आखिरकार हायातो को ऐसा क्यों लगता है। हायातो इससे पूछता है कि आखिरकार वो कितनी देर से इसके पीछे है। ये इसे कहती है काफी देर से इसके पीछे खड़ी हुई है। आमी फिर इसे कहती है तुम मुझे वजह बता सकते हो कि हम तुम्हारे साथ इतनी जल्दी इतना ज्यादा घुल मिल गए हैं। इसके बारे में थोड़ा सोचो और उसके बाद मुझे शुक्रिया कर सकते हो तुम। अगर वो चीज नहीं होती तो शायद ही हम तुम्हारे साथ कभी इतना ज्यादा घुल मिल पाते। तो यहाँ पे हायातो सोचता है कि हाँ, ये सारी चीजें तो ग्रैंडमा ने इन्हें बताई थी और मेरे बारे में भी ग्रैंडमा ने ही नहीं बताया था, और अगर ग्रैंडमा नहीं होती तो शायद ही मैं इनके साथ ठीक से घुल मिल पाता। तो ये ग्रैंडमा थी आखिर में, जिन्होंने दुनिया से जाने के बाद भी मेरी मदद की। इसके बाद ये आमी का शुक्रिया करता है इसे ये बताने के लिए। आया तो फिर ये सोचता है कि उसे लगा था कि आमी एक बेवकूफ इंसान है, पर वो सचमुच काफी स्मार्ट इंसान निकली। ये फिर कहती कि देखा, इस चीज के लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं नहीं होती तो शायद ही तुम इनके साथ एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाती और शायद ही ये लड़की तुम्हारे साथ अच्छे से बात कर पाती।
हाया तो सोचता है कि नहीं, ये सचमुच एक स्टूपिड है और उसके अलावा कुछ नहीं। तभी यहाँ से ये जाने लग जाती है, पर जाने से पहले इसे कहती है तुम्हें अपने दिल के करीब चीजों को हमेशा संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि वो काफी आसानी से टूट सकते हैं, और मुझे माफ कर देना, गलती से वो चीज मुझसे टूट गई। यहाँ पे फिर हाया तो इसे पूछता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। आमी इसे कुछ नहीं बताती, जिसके बाद यहाँ पे हाया तो घर वापस आके देखता है कि इसका लैपटॉप और इसका जो फोन है वो टूट चुका होता है। ये आमी से पूछता है कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ। आमी इससे बताती कि दरअसल सुबह जो भी कुछ हुआ वो उसके लिए माफी मांगना चाहती थी हायातो से, इसी वजह से उसने उसके लिए चाय बनाई, और वो चाय एक प्लेट में डाल के वो हायातो के लिए ला ही रही थी, और साथ ही साथ उसने 2 उंगलियों से डंबल पकड़ रखे थे, पर गलती से वो डंबल नीचे गिर गए और उसका जो लैपटॉप है और जो फोन है वो टूट गए। हायातो इस चीज से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिरकार तुमने डंबल क्यों ही पकड़े चाय को सर्व करते हुए। तभी यहाँ पे शिरागिकू आ जाती है, जो कि कहते हैं कि जिस कंपनी के तुमने स्टॉक खरीदे थे वो कंपनी अभी न्यूज में आ रही है, वो काफी बड़े स्कैंडल में फंस चुकी है और वो बैंकरप्ट होने वाली है। आया तो फिर अपने स्टॉक्स को बेचने की कोशिश करता है, पर वो देखता है कि इसका लैपटॉप बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पे शिरागिकू कहते कि तुमने काफी सारी कंपनी के स्टॉक खरीदे होंगे ना। ये कहता कि नहीं, मैंने सारे पैसे इसी कंपनी में लगा रखे थे। तभी यहाँ पे आमी कहते कि इन सबको भूल जाओ और तुम मेरे बलून्स को 1-2 बार स्क्वीज कर सकते हो। इस चीज से हाया तो गुस्सा हो जाता है और आमी के ऊपर हमला कर देता है। फिर हमें अगले दिन दिखा जाता है जहाँ हाया तो कहता है कि ना ही हमारे पास पैसे ना ही कुछ, और रूल के हिसाब से 2 पार्ट टाइमर्स एक जगह काम कर सकते हैं, पर आज हमारी ओपनिंग है, इसी वजह से तुम 5 एक जगह काम करोगी और तुम्हें सिर्फ फोकस करके रखना है। पर ये लोग कहते हैं कि हाया तो अगर कोई भी ऐसा कस्टमर आए जो कि काफी अजीब हो तो उसके ऊपर हमला मत कर देना। हाया तो कहता है कि चिंता मत करो। कुछ ही देर बाद यहाँ पे कुछ कस्टमर्स आ जाते हैं जो कि ओका को देख के उसकी ड्रेस की तारीफ करते हैं। ओका फिर इनका ऑर्डर लेती है जो कि 2 कॉफी का होता है। हाया तो फिर कॉफी बनाने लग जाता है और कुछ ही देर बाद कॉफी बन जाती है, जिसके बाद जब कस्टमर्स इस कॉफी को पीते हैं वो कहते हैं ये कॉफी तो काफी अच्छी है। अकाने अच्छी कॉफी बनाने के लिए हायातो की तारीफ करती है। कुछ ही देर बाद इनके बिजनेस पार्टनर्स यहाँ पे आ जाते हैं जो कि इन्हें कांग्रेट्स करते हैं इनकी ओपनिंग पे। फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे थोड़े थोड़े कस्टमर्स आने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे एक बुढ़ा आ जाता है जो कि कहता है कि मुझे लगा था कि उस ओल्ड लेडी के गुजर जाने के बाद ये जगह बंद हो जाएगी। तभी हायातो को इसको देखने के बाद वो पल याद आ जाता है जब इसकी दादी इसके सामने सर झुका के माफी मांग रही थी कि उसके पैसे वो जल्दी ही चुका देगी। तभी यहाँ पे ये बुढ़ा कहता है कि मुझे अपनी सबसे एक्सपेंसिव कॉफी पिलाओ। हाया तो इसकी कॉफी बनाने लग जाता है। ये बुढ़ा फिर कहता है क्या तुम उसी ओल्ड लेडी के ग्रैंडसन हो? ये कहता है कि हाँ। हाया तो इस बुढ़े का शुक्रिया करते हुए कहता है कि आपका शुक्रिया, आपकी वजह से मेरी दादी इस शॉप को अच्छे से चला पाई। ये बुढ़ा कहता है कि अगर तुम्हें मेरा शुक्रिया करना है तो तुम्हें अपने सर को झुका के मेरा शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी दादी ऐसे ही किया करती थी। फिर हाया तो अपना सर झुका के कहता है कि आपका शुक्रिया, आपकी वजह से मेरी दादी इस शॉप को चला पाई। ये बुढ़ा कहता है कि तुम्हारे पोस्चर पे तुम्हें काम करने की जरूरत है। तुम्हारी दादी एकदम 45 डिग्री में झुक के मेरा शुक्रिया किया करती थी, वो हमेशा मुझे अच्छे से शुक्रिया करती थी। मुझे तो उनका सर झुकाना उनकी कॉफी से काफी अच्छा लगता था। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि तुम्हारी दादी थोड़ी और जी लेती तो थोड़ा अच्छा होता, वो तुम्हें सिखा के जाती। पर हाया तो इसकी बात पे कोई भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि इसकी दादी ने कहा होता है कि जो भी कैफे में आएगा वो हमारी एक फैमिली की तरह है। पर सारी लड़कियां अपने आप पे काबू नहीं कर पाती और इस बुढ़े के ऊपर हमला कर देती है, पर हाया तो किसी तरह उन्हें संभालता है। हाया तो फिर इस बुढ़े को कहता है कि मुझे माफ करना, हमारे शॉप में गलती से एक कॉकरोच घुस गया था, इसी वजह से ये लड़की गुस्सा हो गई। तभी यहाँ पे ये बुढ़ा शिरागिकू का फ्रॉक ऊपर कर देता है, जिससे यहाँ पे हायातो को गुस्सा आ जाता है। वो इस बुढ़े का हाथ पकड़ लेता है और कहता है ओल्ड मैन, अगर तुम यहाँ से अभी के अभी नहीं गए तो मैं यहाँ पे पुलिस बुला लूंगा, जिसके बाद तुम्हारी जो इमेज है वो सबके सामने काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। ये बुढ़ा यहाँ से जाने लग जाता है और जाते जाते कहता है कि आखिरकार इस घटिया कॉफी शॉप का कॉफी कौन ही पीना चाहता है। आया तो फिर शिरागिकू को कहता है कि कॉफी शॉप के बाहर जाके थोड़ा नमक छिड़क दो ताकि और ज्यादा कीड़े यहाँ पे ना आ सके। ये सभी लड़कियां फिर हायातो से माफी मांगते हैं कि वो थोड़ा गुस्सा होगी। हायातो कहता है कि कोई बात नहीं। वहीं पे हम देखते हैं शिरागिकू को जो कि यहाँ पे नमक छिड़क देती है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कैफे में काफी सारे लोग होते हैं, पर रियलिटी में यहाँ पे कोई भी नहीं होता। यहाँ पे काफी कम लोग आ रहे होते हैं। अकाने इसे कहते हैं कि आज भी कस्टमर नहीं आए, तो हायातो इसे समझाता है कि आखिरकार उम्मीद ही हम क्या कर सकते हैं, हमें खोले हुए सिर्फ 1 ही हफ्ता हुआ है। अकाने हायातो से पूछती है कि आखिरकार तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है, तुम थोड़े उदास लग रहे हो। ये कहता है कि आखिरकार मैं उदास क्यों ना हूँ, मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे खरीदे हुए स्टॉक अब मेरे किसी काम की नहीं है। इसी वजह से हमारे पास फंडिंग की कमी आ चुकी है और हमें अब संभल संभल के चलना पड़ रहा है। जिसके बाद हायातो सभी लड़कियों को कहता है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आने वाला है और मेरे पास इस फेस्टिवल के लिए एक सरप्राइज अटैक है। तो यहाँ पर रियो से कहती है क्या तुम्हारे पास कोई वियर्ड स्कीम है? ये कहता है कि ऐसी बात नहीं है, हम वहाँ पे सैटरडे और संडे को अपना स्टॉल लगाएंगे ताकि हम और ज्यादा कैफे के कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। पर हम कैफे को बंद नहीं कर सकते, ये ऐसे होगा कि हम घोड़ा गाड़ी को हम बिना घोड़े के ही दौड़ा रहे हैं। सारी लड़कियां हायातो की बातों से सहमत होती है और उसकी बातों पे एग्री कर लेती है। जिसके बाद हायातो कहता है कि हम कॉफी पे अकेले
अकेले डिपेंड नहीं रह सकती, हमें कॉफी के साथ कुछ और भी बेचना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं शिरागीकू को, जो कि कहती कि मैं कुकीज बना रही हूँ ताकि हम कॉफी के साथ ये सर्व कर सके। पर शिरागीकू ने इन कुकीज के अंदर वाइन भी भर रखा होता है। हाया तो इससे पूछता है क्या सचमुच वो कुकीज के अंदर अल्कोहल डाल सकती है क्या। शिरागीकू उसे कहती ये चाइल्ड सेफ है तो इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। पर ये कहता है कि मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रियो आ जाती है, जो कि कहती कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम है। पर ये दोनों इसे इग्नोर करके कुकी बनाने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे रियो कहती है क्या किसी भी चीज में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हाया तो कहता है कि चिल्लाना बंद करो और चुपचाप एक जगह बैठ जाओ। यहाँ पे रियो कहती है क्या तुम्हें सचमुच मेरी किसी भी चीज में जरूरत नहीं है, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं यूजलेस हूँ। हाया तो कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं प्लान कर रहा था कि जब मैं स्टॉल के यहाँ पे जाऊंगा तो मैं तुम्हें कैफे का इंचार्ज बना दूंगा, क्योंकि तुम ही वही पर्सन हो जो कि इस चीज को मैनेज कर सकती हो। रियो हायातो की बात सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती कि ठीक है तुम कैफे मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। हायातो फिर यहाँ पे कुकी खाने लग जाता है। वो कहता है ये कुकीज काफी ज्यादा डिलीशियस है। तो यहाँ पे शिरागीकू कहती है कि हाँ ये डिलीशियस काफी ज्यादा है। जिसके बाद वो यहाँ पे इसे टेस्ट करने लग जाती है। वो कहती है कि मैं अपने आप को ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती है और वो इसे चिपकने लग जाती है। हायातो इसे कहता है कि अपने आप पे कंट्रोल करो शिरागीकू। तभी यहाँ पे रियो आ जाती है, जो कि कहती है कि अच्छा तुम्हारा ये प्लान था, तुम मुझे अच्छी बातें करके यहाँ से निकाल देना चाहते थे, जिसके बाद तुम कीकू के साथ काफी अजीब हरकतें करने वाले थे। ये कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे रियो इसे खींचने लग जाती है। साथ ही साथ यहाँ शिरागीकू भी उसे दूसरे साइड से खींचती है। वहीं पे हमें ओका को दिखाया जाता है, जो कि आमी के लिए हेयर बैंड बनाती है फ्लावर वाले, जिससे आमी काफी खुश होती है। तो ओका कहती है ये तो काफी अच्छी बात है। तभी यहाँ पे हायातो आ जाता है, जो कि कहता है कि मुझे बचाओ। ओका इसे पूछती कि इसे क्या हुआ। हायातो कहता है कि चुपचाप मुझे ये बैंड दे दो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं शिरागीकू आ जाती है, जो कि कहती है कि हायातो तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरे करीब आओ ना। यहाँ पे हायातो किसी तरह उस बैंड को इसके बलून्स के इर्द गिर्द लगा देता है, जिसे देख के ओका और आमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि लगता है बुरा आदमी हमारे आसपास ही है। और ये दोनों हायातो को बहुत बुरी तरह मारते हैं। फिर हमें शाम को दिखाया जाता है, जहाँ कान हायातो से पूछती है क्या तुमने नए मेन्यू में क्या आइटम डालना है, उसे सोच लिया है। हायातो कहता है कि हमने अलग अलग आइटम को ट्राई किया पर किसी ने भी ठीक से काम नहीं किया। तभी यहाँ पे अकाने इसे बताती है कि मेरे पास दादी की कुकीज की रेसिपी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ। हायातो कहता है तो फिर इसके बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ये कहती है कि आखिरकार मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास एक सरप्राइज अटैक है, इसी वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो हायातो कहता है कि प्लीज क्या तुम मुझे इसे यूज करने दोगी। ये कहती है कि ठीक है। फिर हमें अगले दिन दिखा जाता है, जहाँ हम देखते हैं हायातो, ओका और आमी को, जो कि अपने स्टॉल को लगा लेते हैं। यहाँ पे काफी सारे कस्टमर्स होते हैं। तभी यहाँ पे इनके बिजनेस पार्टनर्स आ जाते हैं, जो कि इनके लिए खाने की चीज लाए होते हैं। यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि तुम्हारी दादी का हमारे ऊपर काफी बड़ा एहसान है, तो अगर तुम्हें किसी भी चीज के लिए कोई सी भी मदद चाहिए तो तुम्हें बेहिचक कह सकते हो। वही पे हम देखते हैं ओका को, जो कि यहाँ पे सो रही होती है। आमी ये चीज नोटिस कर लेती है और वो डम्पलिंग उसके सीधे मुंह में डाल देती है, जिसके बाद उसका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हाय तो आमी को रुकने के लिए कहता है और कहता है कि उसकी आंखें ऑलरेडी उसकी बॉडी के अंदर चली गई है, तुम रुक सकती हो। तभी यहाँ पे ओका की आंखें खुल जाती है। हाय तो ओका को मुंह धोने के लिए कहता है, जिसके बाद वो मुंह धोने के लिए चली जाती है। यहाँ पे ये काफी गुस्सा हो जाती है कि आखिरकार ये कैसे सो गई। तब यहाँ पे इसे कुछ लोग मिलते हैं, जो कि काफी बेगड़ैल होते हैं। वो ओका के साथ फ्लर्टिंग करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि आखिरकार तुम हमारे साथ क्यों नहीं आती। पर ओका कहते हैं कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। हाय तो फिर कहते हैं ये मेरे लिए काम कर दिया, क्या तुम किसी और लड़की को जाके छेड़ सकती हो क्या। पर ये लोग इसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे होते। तो यहाँ पे स्टॉल वाले आ जाते हैं, जो कि इन लड़कों को धमकी देते हुए कहते हैं क्या तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओगे या फिर हम पुलिस को बुलाए। यहाँ पे काफी भीड़ हो जाती है, तो इन लड़कों को यहाँ से जाना पड़ता है। हाय तो फिर अपने बिजनेस पार्टनर्स का शुक्रिया करता है। वो कहता है कि अगर आप लोग नहीं होते तो शायद हम उनके साथ डील कर पाते। जिसके बाद हम घर पे देखते हैं, जहाँ पर हाय तो काफी ज्यादा खुश होता है और ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें काफी अच्छा बेनिफिट हुआ होता है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं हाय तो, आमी और ओका को, जो कि यहाँ पे स्टॉल के यहाँ पे आ चुके होते हैं। तभी इन तीनों की नजर अपने स्टॉल के यहाँ पे जाती है, जहाँ पे काफी सारे लोगों ने भीड़ इकट्ठा कर दी होती है। ये तीनों जब पास जाते हैं तो इन्हें पता चलता है किसी ने इनका स्टॉल तबाह कर दिया है। यहाँ पे बाकी स्टॉल वाले ने बताते हैं दरअसल ये उसी बुड्ढे का काम है, जो कि हायातो के साथ हमेशा पंगा लेता रहता है। हायातो कहता है कि अभी के लिए हम पीछे हट रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ये तीनों घर वापस जाने लग जाते हैं। पर यहाँ पे ओका इनसे माफी मांगते हैं, क्योंकि इसकी वजह से वो लोग स्टॉल में आए। पर हायातो कहता है इसकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, और वैसे भी उसने अब तक हार नहीं मानी है, इसने सिर्फ विड्रॉ किया। अभी भी इसके पास काफी ज्यादा समय है फेस्टिवल के लिए। हायातो फिर अपनी दादी की पुरानी कार्ड को ओका से डिजाइन करवा लेता है और ये लोग दोबारा से फेस्टिवल में आ जाते हैं और सामान बेचने लग जाते हैं। यहाँ पे काफी सारे लोग आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इनका सामान खत्म होने लग जाता है। पर हायातो कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक बैकअप प्लान है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे आमी आ जाती है, जो कि कॉफी के काफी सारे बीन्स लाई होती है और साथ ही साथ कुकीज भी। तभी कुछ लोग ओका की ड्रेस की तारीफ
तारीफ करते हैं तो हायातो उन्हें बताता है कि ओका एक डिजाइनिंग स्कूल में जा रही है और एक डिजाइनर बनना चाहती है भविष्य में। फिर हम देखते हैं ये लोग घर वापस जाने लग जाते हैं और रात बहुत हो चुकी होती है। तभी यहाँ पे वही तीनों लफंडर आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि हमने तो तुम्हारा स्टॉल तोड़ दिया था, आखिरकार तुम सामान दोबारा से कैसे बेच रहे हो, वो भी हमारे बिना परमिशन के। तो हायातो इसे कहता है तो वो तुम थे जिसने मेरे स्टॉल को तोड़ा। ये कहता है कि हाँ वो मैं ही था। तो हायातो कहता है कि तुम्हें पता भी है किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को तोड़ना एक बहुत ही बड़ा क्राइम है। ये कहता है कि उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये हायातो के ऊपर हमला कर देता है। हायातो यहाँ पे जमीन पे गिर जाता है। तभी यहाँ पे आमी आ जाती है जो कि इनके ऊपर हमला कर देती है और वो एक ही हमले से इन तीनों में से एक को ढेर कर देती है। ये दोनों काफी हैरान होते हैं कि एक लड़की के अंदर इतनी ताकत कैसे हो सकती है। आमी फिर एक एक करके इन दोनों लड़कों को भी बहुत बुरी तरह मार दिया। हायातो फिर कहता है कि अच्छा हुआ कि तुमसे आमी लड़ने गई, क्योंकि अगर ओका तुमसे लड़ती तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो गैंग की लीडर है और उसका नाम मैड डॉग है जो कि तुम्हें कभी भी हरा सकती है। ये लोग फिर इससे माफी मांग के यहाँ से चले जाते हैं। हायातो फिर यहाँ पे कहता है कि वो लोग दोबारा से मुझसे कभी भी पंगा नहीं लेने वाले। यहाँ पे ओका से पूछती है कि आखिरकार उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो लोग दोबारा से पंगा नहीं लेंगे। हायातो कहता है अगर तुम्हें किसी के भी दिल में डर बैठाना है तो तुम्हें ये सामने वाले को दिखाना पड़ता है कि आखिरकार तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा ताकत है। और साथ ही साथ मैंने उनकी रिकॉर्डिंग भी कर लिया, इन केस अगर वो लोग मेरे ऊपर पुलिस केस कर देते। तो ओका कहते अगर तुम्हारा यही प्लान था तो तुमने उन्हें मारा क्यों नहीं जब उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर हमला किया। हायातो कहता है अगर वो उनके सामने खड़ा नहीं होता तो शायद वो लोग कार्ट के ऊपर हमला कर देते और वो डिस्ट्रॉय कर देते और वो इस चीज को तबाह होने नहीं दे सकता जिस चीज को ओका ने इतनी अच्छे से सजाया हो। तो ओका कहती है ऐसा था तो मैं आमी की जगह खुद ही उन लोगों से लड़ना चाहिए था। और हायातो इसे चिढ़ाते हुए कहता कि क्या हुआ, हमारी मैड डॉग गुस्सा हो गई क्या। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते शिरागिको और हायातो को जो कि कैफे के यहाँ पे होते हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होती है। तभी यहाँ पे शिरागिको इसे 1 हाउस ब्लेंड और मोचा मांगती है। ये कहता है कि मैं थोड़ी देर में देता हूँ। ये कहती है कि चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तभी यहाँ पे रियो आ जाती है जो कि कहती है क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। शिरागिको इससे पूछती है कि आखिरकार वो जल्दी कैसे आ गई। रियो उसे बताती है कि दरअसल उसे पता था कि ऐसा हो सकता है, इसी वजह से वो जल्दी आ गई। पर हायातो कहता कि कल तो तुमने कहा था कि तुम काफी ज्यादा थक चुकी हो, आज तुम काम नहीं करोगी। पर यहाँ पे रियो कहती कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मुझे पैसे की काफी ज्यादा जरूरत है। जिसके बाद कोई कस्टमर से बुला लेता है तो रियो उसको हैंडल करने के लिए चली जाती है। सीन फिर डिनर टेबल के यहाँ पे जाता है जहाँ हायातो सबको बताता है कि मेरा शरीर एकदम टूट चुका है, पूरे दिन मैं कैफे के यहाँ पे खड़ा था और मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। तो रियो कहती है अगर तुम ऐसे ही काम करते रहे तो क्या पता कल तुम उठ ही ना पाओ बिस्तर से। हमें फिर आधी रात को हायातो को दिखा जाता है जो कि पानी पीने के लिए उठा होता है, पर वो देखता है कि रियो अभी भी जागी हुई होती है। यहाँ पे ये रियो से पूछता है कि आखिरकार वो इतनी रात को क्या कर रही है। ये से बताती है ये सोशल मीडिया के लिए काफी सारे फोटो कलेक्ट कर रही है ताकि वो डाल सके और कैफे को थोड़ा फेमस कर सके। पर हायातो इसे ये सब बंद करके आराम करने के लिए कहता है। रियो इसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि मैं सोच रही थी कि मैं फ्लायर्स बनाऊं ताकि हम आसपास की जगहों में उसे पोस्ट कर सके। पर हायातो से कहता है कि तुम एक पार्ट टाइमर हो, आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रही हो। ये कहते कि इस कैफे ने मेरी काफी बार जान बचाई है और ग्रैंडमा ने भी, तो मैं इनको शुक्रिया करना चाहती हूँ और किसी भी हाल में मैं इस कैफे को कुछ भी होने नहीं दूंगी, मैं किसी भी हाल में इस कैफे को बचा के रहूंगी। पर हायातो से कहता है कि जैसे सब लोग काम कर रहे हैं तुम्हें भी वैसे ही काम करना चाहिए। तो ये कहती है क्या मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ। ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, जिसके बाद ये थोड़ी इमोशनल हो जाती है। ये फिर से कहता है कि मुझे पता है तुम इस कैफे को बचाना चाहती हो, पर मैं चाहता हूँ तुम अपनी लाइफ को वैसे जियो जैसे तुम जीना चाहती हो और इसी वजह से तुम कॉलेज आते हो ताकि तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हो। हायातो की ये बात सुन के रियो को उसकी दादी की याद आ जाती है जिन्होंने कहा था कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे यहाँ पे देखभाल करने के लिए हूँ। और हायातो भी सेम वर्ड्स रिपीट करता है। वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा देखभाल करने के लिए यहाँ पे हूँ। पर यहाँ पे रियो से कहती है कि मैं तुमसे 2 साल बड़ी हूँ, आखिरकार तुम मेरे सर पे हाथ कैसे लगा सकते हो। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखा जाता है जहाँ पे आज इनकी छुट्टी होती है और ये सब फैसला कर रहे होते कि आखिरकार आज ये क्या। पर अकाने कहती कि मुझे काफी ज्यादा काम है और इस वजह से मैं इस जगह का आज कुछ भी काम नहीं कर सकती। हायातो फिर इन सबसे पूछता है कि आखिरकार अकाने अपनी छुट्टी वाली दिन क्या करती है। ये सब इसे बताते कि दरअसल अकाने एक बैंड में और वहाँ पे वो गिटार बजाती है, साथ ही साथ गाना भी गाती है। पर अकाने ने आज तक किसी को भी अपने बैंड का नाम नहीं बताया, ना ही वो किसी को लेके गई है। यहाँ पे फिर शिरागिको हायातो को कहते कि जो कैफे का टोस्टर है वो खराब हो चुका है। तो हायातो शॉपिंग के लिए चले जाता है और एक टोस्टर खरीद लेता है, जिसके बाद वो रास्ते से जा ही रहा होता है। पर कुछ लोग यहाँ पे अकाने के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वो कितनी ज्यादा अमीर
अमेजिंग है। सीन फिर अकाने के यहाँ पे जाता है, जहाँ हम देखते हैं वो यहाँ पे गाना गा रही होती है, साथ ही साथ गिटार भी बजा रही होती है और इसे देखने के लिए यहाँ पे काफी सारे लोग आए होते हैं और यहाँ पे हायातो भी आया होता है, जो कि उसे देखे काफी ज्यादा खुश होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे उसके दोस्त जो है उसे इन्वाइट करते हैं, पर अकाने इस चीज के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि उसने अपने फैमिली को प्रॉमिस किया है कि वो हमेशा उन्हीं के साथ डिनर करेगी और ये यहाँ से निकल जाती है। पर इससे पहले ये जाती है, हायातो इसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारा गाना काफी ज्यादा बढ़िया था। ये इसे पूछती है कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है। हायातो इसे बताता है ये यहाँ पे टोस्टर लेने के लिए आया था, पर उसके बाद इसका मूवी का प्लान बन गया। पर उसके बाद ये इसके शो पे गया, जो कि काफी ज्यादा अच्छा था। तो अकाने कहती है क्या तुमने मेरे शो देखा? ये कहता है कि हाँ, आखिरकार मैं उस चीज के लिए पैसे ही क्यों दूंगा जिसको मैं एंजॉय ना कर पाऊं। हायातो फिर अकाने को बताता है कि वो गाने के बीच में जब रुकती है सांस लेने के लिए, उसमें उसे काफी काम करने की जरूरत है। पर अकाने कहती है कि आज बस उसका दिन अच्छा नहीं था। ये फिर ऐसा कहता है कि जो तुम गाना गा रही थी लोगों के सामने, उस गाने को गाने के लिए लोगों के अंदर हिम्मत होनी चाहिए। और इसके बाद अकाने थोड़ा एम्बैरेस फील कर रही होती है। पर हायातो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, सभी लड़कियां कह रही थी कि वो तुम्हारा शो देखना चाहती है। पर अकाने कहती है ये ऐसा नहीं कर सकती, ये ऐसा होगा कि पेरेंट्स को मैंने अपने स्कूल में बुलाया मेरा मार्कशीट देखने के लिए, ये काफी ज्यादा एम्बैरेस फील होगा। हायातो फिर इसे कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा इस कैफे को खुला रखने की जब तक तुम एक अच्छी सिंगर नहीं बन जाती। पर अकाने इसे कहती है इस बैंड में ये इसलिए जाती है ताकि वो सिर्फ मजे मार सके और उससे ज्यादा कुछ नहीं, और टाइम पास कर सके। उसे पता है ये चीज और ज्यादा वो बेहतर नहीं बना सकती। पर हायातो कहता है अगर कोई म्यूजिशियन किसी गाने पे अच्छे से काम करता है तो वो दूसरे के हार्ट बीट को बढ़ा देता है, और इस गाने ने मेरे हार्ट बीट को काफी ज्यादा बढ़ाया है। पर अकाने कहते कि तुम्हें पैसे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। पर हायातो कहता कि मैं पैसे वेस्ट नहीं कर रहा, और वैसे भी तुम्हें कैफे की हालत पता ही है, मैं किसी भी चीज के ऊपर ऐसे पैसे नहीं लगाता जब तक उसके अंदर कोई मीनिंग ना छुपा हो। और वैसे तुम्हारे बैंड का नाम काफी ज्यादा अजीब है, तुम्हें अपने बैंड का नाम मूसी मोस्टैच गर्ल रखना चाहिए। हमें फिर एक हफ्ते बाद दिखाया जाता है जहाँ सभी लड़कियां आराम कर रही होते हैं। यहाँ पे ओका इन लोगों से पूछते हैं कि आखिरकार हायातो कहाँ पे है। शिरागी को इसे बताते कि आज कैफे बंद होने की वजह से हायातो यहाँ पे कैफे के लिए सामान लेने के लिए गया है, जैसे कि कॉफी फिल्टर्स और दूसरी अलग अलग चीजें। ये सब फिर यहाँ पे केक खाने लग जाते हैं जिसे शिरागीकू ने बनाया होता है, और वही ये सिर्फ केक बना सकती है। रियो फिर इन सबको बताती है कि करीब हमें 1.5 महीने हो गए शॉप को रीओपन करे हुए। शिरागीकू फिर कहते कि मुझे शुरू में काफी ज्यादा चिंता हो गई थी जब हायातो ने हमें यहाँ से निकलने के लिए कहा था। अकाने कहते कि उसे अभी भी अपने कॉफी में काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो यहाँ पे रियो कहते कि सचमुच हायातो काफी ज्यादा वियर्ड है कि नहीं। तो सब लड़कियां उससे पूछती है आखिरकार उसे ऐसा क्यों लगता है। ये से बताते कि हायातो हम सब लड़कियों के साथ रहता है, पर फिर भी आज तक मैंने उसे शर्माते हुए कभी भी नहीं देखा। तो यहाँ पे शिरागीकू से कहते कि क्या पता उसे सिर्फ अपने कैफे के बारे में चिंता हो। ओका कहते कि उसने मुझे बिना कपड़ों के देखा था। तभी शिरागीकू कहती है कि वो आखिरकार मरती है। अगर कोई लड़की उसके ऊपर लाइन मारे या फिर उसके साथ वो चीजें करने की कोशिश करे तो वो सचमुच वो चीज जरूर कर लेगा। शिरागीकू के इतने बार अप्रोच करने के बाद भी हायातो पिघला नहीं। तो ये सारी लड़कियां कहते कि हमें उसके ऊपर पूरा भरोसा है। आकाने फिर कहते कि मैं तुम सबको कुछ बताना चाहती हूँ जो कि चीज से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। मैंने और मेरे दोस्तों ने फैसला किया कि हम अपने बैंड का नाम चेंज करेंगे, और हमारे बैंड का नाम है मूसी मोस्टैच गर्ल्स। जिसे सुन के ये सब हंसने लग जाता है। ये लोग कहते हैं कि ये काफी ज्यादा फनी नेम है, पर ये नेम हर किसी को याद रहेगा। जिसके बाद रियो इनको बताते कि उसने कहा है वो चीज को बंद कर देगा अगर हमने 1 साल के अंदर रिजल्ट नहीं लाई तो। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हम हमेशा के लिए यहाँ पे रह सकते हैं। तब यहाँ पे शिरागीकू कहती है कि क्या पता वो नए पार्ट टाइमर्स को ले ले या फिर वो शादी करके अपने वाइफ के साथ इस कैफे को चलाए। रियो फिर इन सभी लड़कियों को कहती है अगर हायातो को हम में से किसी से शादी करने का मौका मिले तो वो किससे करेगा। ये तीनों लड़कियां इस चीज के लिए मना कर देती है, पर जो आमी है वो कहते हैं कि वो हमेशा मेरे साथ खेलते रहता है तो मैं उससे शादी कर सकती हूँ। ये लोग कहते हैं तुम एक पेट की तरह हो। तभी यहाँ पे अकाने कहती है कि वो हायातो में इंटरेस्टेड है और वो उससे शादी कर सकती है। तो ओका कहते कि ये चीजें कब से चल रही है, तुम उसे कब से पसंद करते हो। तो ये कहते कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, इसे सीरियसली मत लो। पर ओका और रियो से पूछते हैं क्या तुम उसके बारे में सचमुच सीरियस हो या फिर तुम मजाक कर रही थी बस। अकाने कहती है मैं मजाक कर रही थी। तभी यहाँ पे आमी कहती कि मैं हायातो से शादी करके इस टाउन को बचाऊंगी। पर अचानक से यहाँ पे हायातो आ जाता है और उसका सर सीधा हायातो के सर पे लगता है। हायातो को इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा आता है। आमी यहाँ पे कहती कि मुझे माफ कर दो, तुम चाहो तो मेरे बलून्स के साथ छेड़छाड़ कर सकती हो। पर हायातो उसकी बात नहीं सुनता और उसे पीटने के लिए पकड़ने लग जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें रियो को दिखाया जाता है जो कि अभी भी बाहर से आई होती है, पर ये देखते हैं कि इस रूम में कोई भी नहीं होता। तभी से शिरागीकू की आवाज आती है और साथ ही साथ हायातो की भी, जो कि किसी चीज को कहीं डालने की बात कर रहे होते हैं। और ये सुन के शिरागीकू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो किचन का दरवाजा खोल देती है और वो देखती है कि यहाँ पे ये लोग टमाटर को ब्रेड के अंदर डालने की बात कर रहे होते हैं। हायातो इसे बताता है दरअसल ये शिरागीकू से कुकिंग सीख रहा था। तो रियो कहते कि ठीक है, मैं और शिरागीकू तुम्हें बताएंगे कि कैसे कुकिंग की जाती है। हायातो फिर कहता कि तुम्हारे आने से पहले हम दोनों सैंडविच बना रहे थे। रियो जब उस सैंडविच को देखती
देखती है तो वो कहती है ये तो एक फेलियर है, तुमने काफी सारा खाना वेस्ट कर दिया। पर हायातो कहता है कि चुपचाप अपना मुंह बंद करो, इस सैंडविच को मैं खाने वाला हूं तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। शिरागिको फिर हायातो की तारीफ करते हुए कहते हैं उसे अच्छा लगा कि हायातो इस चीज के लिए मोटिवेटेड है। हायातो कहता है कि सच में तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद रियो भी इसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि मैं भी इस चीज से एग्री करती हूँ कि कैफे के ओनर का अच्छा एटीट्यूड होना जरूरी होता है। तो हायातो इसके सर पे हाथ रख के कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। पर यो कहते कि मुझे ऐसे टच मत करो जैसे कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। शिरागिको फिर इन दोनों की लड़ाई छुड़वाती और कहते कि हम तीनों को अब ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। जिसके बाद शिरागिको हायातो को ये बताने लग जाती कि कैसे उसे सैंडविच बनाना चाहिए और इन दोनों को करीब आता देख रियो थोड़ी जेलस हो जाती है और इन दोनों के बीच में कूद जाती है और कहते कि शिरागिको तुम्हें नहीं लगता तुम दोनों काफी ज्यादा करीब आ चुके हो और तुम्हें नहीं लगता ये जो टोस्ट तुम बना रही हो ये थोड़ा आउटडेटेड है। पर ये कहते कि ये टोस्ट तो ग्रैंडमा ने मुझे बनाना सिखाया है और ये काफी अच्छा है। पर रियो कहते कि टाइम के साथ हमें मेन्यू को भी अपडेट करते रहना चाहिए वरना लोगों को वो स्वाद नहीं आएगा। पर यहाँ पे शिरागिको इसे बताते कि जो हमारे रेगुलर कस्टमर है वो इसी टोस्ट को पसंद करते हैं। वहीं पे हायातो कहता है कि मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं, मैं तो बस टोस्ट बनाना सीखना चाहता हूँ। तब यहाँ पे रियो कहते हैं कि तुम किसके साइड हो। तो यहाँ पे हायातो कहता है कि ग्रैंडमा की जो रेसिपी है वो काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है तो नए रेसिपी ऐड करना थोड़ा बेहतर रहेगा। तभी शिरागिको कहती है कि आखिरकार तुम ग्रैंडमा की प्रोटेट के सामने ये चीज कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हें फैमिली का सबसे बेस्ट टोस्ट सैंडविच बना के दिखाऊंगी। और इस चीज को लेके इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है जिसके बाद आखिर में यह हायातो के ऊपर डिसीजन होता है कि कौन सा टोस्ट उसे बेहतर लगता है। पर एक टोस्ट खाने के बाद हायातो कहता है मेरा पेट भर चुका है, मैं और ज्यादा नहीं खा सकता। तुम बाकी लड़कियों को ये सैंडविच खिला के पूछ सकते हो कि तुम दोनों में से किसका सैंडविच बढ़िया है। दरअसल हायातो यहाँ पे बहाने मार रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है अगर इन दोनों में से किसी को भी उसने अच्छा बोल दिया कि इसका सैंडविच अच्छा है तो कोई ना कोई ऑफेंड हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं सभी लड़कियों को ये सब सैंडविच खिलाते हैं और इन दोनों के बीच की अब लड़ाई खत्म हो चुकी होती है। तभी यहाँ पे आमी कहते कि आखिरकार हायातो का सैंडविच मुझे क्यों मिला था। हायातो इसे मुंह बंद करके सैंडविच खाने के लिए कहता है क्योंकि सारे सैंडविच का टेस्ट सेम ही था। और जब आमी सैंडविच खाती है तो वो कहती कि हाय ची चलो इसको नए मेन्यू में डाल देते, ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। पर कुछ देर बाद वो कहते हैं मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ ओका हायातो से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि आमी काफी अजीब बिहेव कर रही है। तो ये पूछता है वो कैसा बिहेव कर रही है। ये कहती है वो एकदम नॉर्मल है, वो नॉर्मल इंसानों की तरह सुबह उठती है और सुबह खाना खाना शुरू कर देती है और साथ ही साथ अपने हाथ भी जोड़ती है खाने से पहले। जिसके बाद वो नॉर्मल काम करने लग जाती है और वो सारे कस्टमर्स को अच्छे से सर्व भी कर रही है। लगता है उसने अपना सर कहीं पे फुड़पा लिया, इसी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही है। हमें उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए या फिर हॉस्पिटल के वहाँ पे ले जाना चाहिए। पर हायातो कहता है कि तुम काफी ज्यादा मीन बन रही हो। तभी ओका कहती है कि मेरी मदद करो ताकि हम उसके बारे में पता लगा सके। आखिरकार तुम अपने लैपटॉप के साथ कब तक खेलते रहोगे। ये कहता है कि मैं सब कुछ मैनेज करता हूँ, मुझे देखना पड़ता है लैपटॉप में और मैंने अभी अभी इस लैपटॉप को बाय किया। ओका कहती है जल्दी ही टूट जाएगा, मेरे साथ आओ। हमें फिर अगले दिन दिखा जाता है जहाँ हमें कहती कि मैं सारे डिशेस को धो दूंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनने के बाद हायातो समझ जाता है कि आमी के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये फिर अकाने से पूछता है कि आमी के साथ कुछ अजीब सा हुआ है रिसेंटली। तो यहाँ पे अकाने से बताती है दरअसल उसके कराटे प्रैक्टिस में जब उसका किसी के साथ मैच था तो उसे एक ही मूव में किसी ने हरा दिया, शायद उसी से ये रिलेटेड हो, इसी वजह से वो उदास रह रही है कुछ दिनों से। हायातो फिर आमी से पूछता है कि आमी आजकल तुम थोड़ी खोई खोई सी लग रही हो। आमी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जैसी थी वैसी ही हूँ। हायातो फिर से पूछता है क्या ये तुम्हारे कराटे मैच से जुड़ा हुआ है। आमी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। तभी यहाँ पे ओका आ जाते हो और कहते कि तुम हमें जो बात बताना चाहते हो वो बता सकते हो। आमी से बताती है दरअसल जिससे इसका मैच था वो ओलंपिक को एक बार रिप्रेजेंट कर चुका है और वो काफी ज्यादा ताकतवर था इससे। साथ ही साथ इसके कोच ने भी इसे डांटा, उसने कहा उसे कि कुछ चीजें हैं जो कि इम्पॉसिबल है और वो कभी भी उस चीज को हासिल नहीं कर सकती, तो उसे गिव अप कर देना चाहिए। चाहे जितना हार्ड वर्क कर लो तुम कभी भी उस चीज को हासिल नहीं कर सकती। तभी यहाँ पे हायातो कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है, तुम इसी वजह से हारी क्योंकि तुम एक ही सिंगल टेक्निक पे हमेशा फोकस करते रहती हो। तुम्हें अलग अलग टेक्निक्स को मास्टर करना चाहिए, तुम्हारे अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। तुमने मेरे सामने उन तीनों लोगों को एक साथ हरा दिया था चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के समय पे, जबकि वो तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर थे और तुमने उस टाइम अलग अलग मूव्स का यूज किया था और आखिरी मूव तो एकदम जानदार था। और कभी इसे समझाते कि मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता पर मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो, तो आमी को मोटिवेशन आ जाती है। ये फिर कहती कि बेशक मैं उसे हार गई पर कम से कम मैंने उसके सामने कामेहामेहा का मूव तो परफॉर्म किया। पर पता नहीं उसके बाद कोच को इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आया, उन्होंने मुझे काफी कुछ सुनाया। ये लोग समझ जाते हैं कि इसमें आमी की गलती थी। पर आमी अपने नॉर्मल रूप में अब आ चुकी होती है वापस और काफी ज्यादा जोश में होती है और वो अपने डंबल को जोश में उठा लेती है, पर वो डंबल डायरेक्ट लैपटॉप पे गिर जाता है जिस वजह से हायातो का जो लैपटॉप है वो टूट जाता है। आमी हायातो को कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती से स्लिप हो गया और वो टूट गया। यहाँ पे हायातो अजीब सा फेस बना लेता है और उसकी आंखों में हम देख पाते कि उसके अंदर कितना ज्यादा गुस्सा है। पर आमी कहती कि तुम मेरे बलून्स को स्क्वीज कर सकती हो, तो हायातो इस मौके को नहीं छोड़ता और उसके बलून्स को
स्क्वीज करने लग जाता है। हायातो को काफी गुस्सा आ रहा होता है, इस वजह से वो आमी को बेड पे पटक देता है और एक और स्टेप आगे बढ़ने का फैसला करता है, पर वहीं पे ओका के हाथ से एक और डंबल छूट जाता है, जिससे हायातो का जो फोन है वो टूट जाता है। ओका हायातो से माफी मांगते और कहती ये सब गलती से हुआ, पर हायातो उसे माफ नहीं करता और कहता है कि मुझे तुम्हारे भी पकड़ने हैं, तुम कहाँ भाग रही हो। और इस हादसे के बाद आमी थोड़ी बड़ी हो गई और वो समझ गई कि कहीं पे भी डंबल लेके वो घूम नहीं सकती। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं हायातो को जहाँ पे कस्टमर उससे चीजें मांग रहे होते हैं, पर वहाँ पे ये शिरागिको को कहता है कि उन्हें चीज देके आओ, पर शिरागिको इसकी बात नहीं सुन रही होती है। शिरागिको फिर से माफी मांगती है, वो कहते हैं कि उसका ध्यान कहीं और था। उतने में आमी कुछ चीजें गिरा देती है और सारे कस्टमर उसे देखने लग जाते हैं। वहीं पे हायातो सोच रहा होता है कि आखिरकार रियो कहाँ पे, वो नॉर्मली यहीं पे रहती है ताकि वो सब कुछ मैनेज कर सके। हायातो फिर रियो को बुलाने के लिए जाता है, पर वो कहती है वो अभी बिजी है, वो कुछ काम करिए बाकी लड़कियों के साथ। हायातो कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, पर ये कहती है कि मैं तुम्हारी हर समय मदद नहीं कर सकती। तो ये कहता है कि दूसरी लड़कियों को भेजो और ये गेट खोल देता है और इसे देखता है अकाने और ओका इसके सामने ड्रेस चेंज कर रही होती है। ये दोनों इसे कहते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे करने के लिए क्या है, और इसके मुंह पे वो दोनों चप्पल मार देते हैं और रियो इसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। जिसके बाद हमें शाम को दिखाया जाता है जहाँ पे हायातो सोच रहा होता है कि आखिरकार ओका, अकाने और रियो का आज क्या हुआ, आज कोई भी मेरी मदद करने के लिए यहाँ पे नहीं आया। कैफे अच्छा चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग छुट्टी कर सकते हैं, पर ये सोचता है कि आज अकाने, ओका इनकी तो शिफ्ट ही नहीं थी। हायातो सोचता है ये सब लड़कियां यहाँ पे पार्ट टाइमर्स है और ये सिर्फ एम्प्लॉयर है, इनका रिश्ता यही तक है। जिसके बाद ये सारी बातें सब लड़कियों को क्लियर करने का फैसला करता है। हायातो फिर मेन हॉल का दरवाजा खोलता है और कहता है कि तुम सबको मुझे कुछ क्लियर करना है। तभी यहाँ पे सब लड़कियां पार्टी ऊपर फोड़ने लग जाती है। ये सब फिर हायातो को बताती है कि दरअसल ये हायातो के लिए सरप्राइज था, क्योंकि पूरे 2 महीने इनकी शॉप को खुले हुए कंप्लीट हो चुकी है। हायातो कहता है सिर्फ 2 महीने तो हुए हैं, ये इतना ज्यादा इंप्रेसिव नंबर नहीं है। पर ओका इसे कहते कि 1 महीने पहले हम सब तुमसे हेट करते थे, इसी वजह से हम तुम्हें कांग्रेस नहीं कर पाए थे। हायातो फिर इनसे पूछता है क्या सुबह से ये चीजें तुम कर रहे हो। ये लोग कहते हैं कि हाँ, जब तुम हमारे रूम में आए थे तब हम सारी चीजें की प्रिपरेशन कर रहे थे, इस चीज का तुम्हें पता ना चले तो रियो ने हमें यहाँ पे कपड़े उतारने के लिए कहा था ताकि हम तुम्हारे ध्यान को डिस्ट्रैक्ट कर सके। शिरागिको फिर हायातो से माफी मांगती है क्योंकि आज वो पूरे दिन उसकी मदद नहीं कर पाई, क्योंकि उसे काफी सारी चीजें बनानी थी हायातो के लिए, साथ ही साथ उसने उसके लिए केक भी बनाया होता है। ये सब फिर हायातो का शुक्रिया करते हैं इनके घर को एक फैमिली बनाने के लिए। आमी फिर यहाँ पे हायातो को एक फनी ग्लास पहना देती है। हायातो कहता है कि आखिरकार तुम ये कर क्या रही हो। वहीं पे हमें दिखाया जाता है अकाने को जो कि इन्हें खुशी से देख रही होती है। तभी इसका फोन बजता है और ये फोन इसकी मदर का होता है। ये अपनी मदर से बात करने के लिए बाहर चली जाती है और ये कहती है कि ठीक है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अकाने को जो कि सो के उठी हुई होती है, जिसके बाद वो खाना खाती है और प्लेट धोने के लिए शिरागिको को दे देती है और उसका शुक्रिया करते हैं हमेशा प्लेट धोने के लिए। ये फिर आमी के यहाँ चली जाती है जहाँ आमी से बताती है कि हायाची ने इसके बलून से इतना ज्यादा खींच दिया अब वो दर्द हो रहा है। पर हायातो से बताता है कि तुमने मेरा लैपटॉप तोड़ा, उसके बाद तुमने अपने बलून स्क्वीज करने के लिए कहा, तभी मैंने किया। यहाँ पे अकाने से समझाती कि तुम अपने डंबल्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। साथ ही साथ ये हायातो को भी कहती कि तुम्हें अगर उसके बलून स्क्वीज ही करने हैं तो थोड़ा जेंटली क्या करो। हायातो कहता है कि इसका मतलब क्या है। ये कहती कि कुछ नहीं, जिसके बाद अकाने यहाँ से चली जाती है। हमें फिर कैफे के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे कस्टमर आए होते हैं। तो रियो यहाँ पे अकाने को कुछ बनाने के लिए बोलती है। अकाने उसकी तारीफ करते हुए कहते कि वो सचमुच सारी चीजें मैनेज कर लेती है। रियो को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि अकाने कभी कभार किसी को कॉम्प्लीमेंट देती है। जिसके बाद हमें डिनर के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ अकाने सबसे पहले अपना खाना खत्म करके नहाने के लिए चली जाती है और वो आमी का बतख भी ले जाती है। यहाँ पे हायातो को थोड़ा शक हो जाता है कि अकाने का जो बिहेवियर है वो थोड़ा चेंज हो चुका है और जरूर से उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है हायातो को जो कि यहाँ पे कॉफी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो अकाने उसकी तारीफ करती है यहाँ पे आके। हायातो से कहता है कि सीजन के साथ लोगों का टेस्ट भी चेंज होता रहता है, इसी वजह से हमें अपने फ्लेवर्स को भी चेंज करना पड़ता है। हायातो इससे फिर पूछ लेता है क्या तुम इस जॉब को छोड़ने वाली हो। ये कहते कि ये ख्याल तुम्हारे मन में कैसा है। हायातो कहता है कि तुम आज पूरे दिन हर किसी को कॉम्प्लीमेंट दिए जा रही हो, जबकि ऐसा तुम कभी भी नहीं करती हो और तुम्हारा रिएक्शन देख के तो ऐसा लग रहा है कि मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही था। अकाने यहाँ पे कहती कि तुम इसे फैमिली सर्कमस्टेंसेस कह सकती हो। तुम्हें इस महीने की सैलरी मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है। उन पैसों का यूज करके जितना भी सामान मेरे रूम पे पड़ा है उन्हें तुम वहां से हटा सकती हो और साथ ही साथ तुम्हारा मेरे ऊपर काफी ज्यादा कर्ज है तो तुम मेरे बलून्स को थोड़ा छू सकती हो, पर थोड़ा जेंटली स्क्वीज करना है। तो कहता है कि तुम मेरे साथ मजाक करना बंद करो। ये कहती कि मेरे पास काफी सारे मेल फैंस है, तुम्हें पता है। हाया तो फिर से पूछता है कि तुम अपने बैंड को भी छोड़ दोगी। ये कहती कि हाँ, वहाँ पे सिर्फ मैं टाइम पास के लिए जाती थी। तो ये कहता है अगर मेरा सचमुच तुम्हारे ऊपर कुछ कर जाए तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कल डेट पे चलो, तो रेडी रहना। फिर हमें सभी लड़कियों को दिखाया जाता है जहाँ पे ओका इन्हें बताते कि वो दोनों डेट पे गए हुए हैं। शियागी को इन्हें कहते कि हाया तो कभी भी डेट के लिए नहीं पूछ सकता, ये जरूर से अकाने की डिमांड होगी, इसी वजह से हाया तो उसके साथ गया है। वहीं पे हमें हाया तो और अकाने को दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने इसे बता रही होती कि कॉफी ये कैसे बना सकता है, इसकी सारी रेसिपी इसे दे रही होती है। अकाने इसे पूछते कि तुमने तो कहा था कि हम डेट पे जा रहे हैं। ये कहता कि वो भी हम कर लेंगे, पहले तुम मुझे कॉफी
कॉफी की रेसिपी बताओ। आया तो फिर अकाने से पूछता है कि ग्रैंड माँ ने और भी तुम्हें कुछ कहा था क्या। तो अकाने को याद आता है कि इसकी ग्रैंड माँ ने इसे बताया था कि अगर कॉफी पीने वाले का दिल कॉफी पे ना आए तो उसका कोई मतलब नहीं है, अगर तुम्हें कोई सी भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। अकाने फिर हायातो को कहती है कि ग्रैंड माँ ने इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं कहा था। तो ये कहता है कि ठीक है चलो घर चलते हैं। वहीं पे हमें रियो को दिखा जाता है जो कि सबको कह रही होती कि आखिरकार वो दोनों कहाँ घूमने के लिए गए होंगे। यहीं पे ओका कहते कि जरूर से वो अम्यूजमेंट पार्क गए होंगे क्योंकि ये डेट है। हम फिर हायातो और अकाने को देखते हैं जो कि कॉफी शॉप के यहाँ पे आ चुके होते हैं, जहाँ पे हायातो अकाने को अपने लिए कॉफी बनाने के लिए कहता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि ये आखिरी कॉफी होने वाली है जो तुम मेरे लिए बनाने वाले हो। ये कहती है कि हाँ इस जगह से मेरी काफी अच्छी यादें जुड़ी हुई है, इस वजह से बाकी लड़कियों को ये बताना कि मैं जगह से जा रही हूँ ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। हाँ तो फिर कहता है कि जो तुमने गाना लिखा था वो सचमुच काफी अच्छा था। अकाने फिर इससे पूछती है कि आखिरकार तुम मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे हो कि आखिरकार मैं घर वापस क्यों जा रही हूँ। चलो छोड़ो, तुम तो हमें सिर्फ दिखावे की फैमिली मानते हो। हाया तो कहता है क्या तुम किसी फैमिली मेंबर से ये पूछोगी कि आखिरकार वो घर क्यों छोड़ के जा रही है? नहीं पूछोगी क्योंकि वो तुम्हारा फैमिली मेंबर है, और अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मैं भी तुमसे नहीं पूछना चाहता कि आखिरकार तुम घर क्यों छोड़ रही हो। अकाने इसे बताती है इसकी फैमिली काफी इज्जतदार फैमिली है जो कि कॉर्पोरेट बिजनेस चलाती है। अब वो इसे ऑर्डर दे रहे हैं ताकि वो कंपनी को टेक ओवर कर ले शादी करके, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी डिसाइड कर रखा है कि आखिरकार मेरी शादी किससे होने वाली है। पर शादी से पहले मैंने उन्हें कहा कि मुझे 1 साल का मौका दो ताकि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकूं, जिसके बाद मैंने इस कैफे को ज्वाइन किया और साथ ही साथ बैंड को भी। पर कुछ ही दिन पहले मेरी मदर का मुझे कॉल आया था जिन्होंने मुझे कहा कि अब बस बहुत हो गया, तुम घर आ रही हो। और वैसे भी मैं अपनी लाइफ में जो भी करना चाहती थी वो ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, अब बस बहुत हो गया। और वैसे भी मैं एक बड़ी फैमिली में पैदा हुई हूँ तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। तभी हाया तो कहता कि तुम्हें पता है मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अकाने इससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें झूठ बोल रही हूँ। ये ऐसा कहता कि जो तुमने कॉफी बनाई है वो कड़वी है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे बाकी सारी लड़कियां आ जाती है जो कि छुपके इनकी बातें सुन रही थी। ये लोग कहते कि यहाँ से मत जाओ, आखिरकार तुम मुझ जैसे लड़के से शादी कैसे कर सकती हो जिसे तुम्हें एक बार भी मिली नहीं हो। पर हाया तो इसे कहता है कि ये तुम्हारा डिसीजन है और इस डिसीजन की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। पर यहाँ पे अकाने कहते कि मैं घर वापस नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं फैमिली कैफे में काम करना चाहती हूँ, मैं और बेहतर कॉफी बनाना चाहती हूँ। जिसके बाद इसे दादी की बात याद आ जाती है जहाँ पे इसने कहा था कि मेरी मदर यहाँ पे अलाउ नहीं करेगी ये सारी चीजें करने को। पर दादी ने कहा था कि जब वो समय आएगा मैं तुम्हारी मदर को संभाल लूंगी। अकाने फिर हायातो को कहती कि हायातो कुछ करो इस बारे में, मैं घर वापस नहीं जाना चाहती। तो हायातो कहता कि ठीक है तुम अपनी मदर को यहाँ पे बुला सकती हो। जिसके बाद हायातो के सामने अकाने की मदर आ जाती है जहाँ हायातो अपनी दादी के बारे में अकाने की मदर को सब कुछ बताता है। तो अकाने की मदर इसकी दादी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमा सचमुच काफी अच्छी थी। हायातो फिर कहता है कि दरअसल अकाने को आपसे कुछ बात करनी थी। ये फिर कहती कि मैंने कहा था कि मैं 1 साल के बाद कंपनी को ज्वाइन कर लूंगी, पर क्या आप मेरे लिए थोड़ा और वेट कर सकती है क्योंकि अभी भी काफी सारे काम है जो कि मैंने खत्म नहीं की है। इसकी मदर कहती है क्या तुम अपनी म्यूजिकल एक्टिविटीज के बारे में बात कर रही हो? ये कहती कि हाँ, तुम हर चीज पे गिव अप करते आई हो और हर चीज को तुम आधा अधूरा छोड़ देते हो, तो आखिरकार तुम्हें ज्यादा समय देने का कोई फायदा ही क्या है? तुम अपने कपड़े पहनने के मैनर्स को भी भूल चुकी हो। जिसके बाद अकाने का हमें बचपन को दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने की मदर उसे सिखा रही होती कि तमीज से कैसे पेश आती है। तब हायातो अकाने को कहता कि आखिरकार तुम अपनी मदर को कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मुझे लगा था कि तुम घर वापस नहीं जाना चाहती। अकाने कहती कि मैं सचमुच घर वापस नहीं जाना चाहती। तो हायातो कहता है तो फिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुमने अपनी मदर को सीधे शब्दों में कुछ कहा है नहीं जिससे उन्हें कुछ समझ में आ सके। आखिरकार ये कहने का मतलब ही क्या है? क्या आप मुझे थोड़ा और समय दे सकती है? अकाने कहते कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है? मुझे लगा था कि तुम मेरी मदद करोगे। हायातो कहता है क्या तुम बेवकूफीगिरी करना बंद करोगी? आखिरकार यहाँ पे किसकी लाइफ के बारे में बात चल रही है, मेरी या फिर तुम्हारी? और आखिरकार मैं तुम्हारी मदद क्यों ही करूँ जो कि अपनी मदर के आंखों में आंखें डाल के ये नहीं कह सकती वो करना क्या चाहती है? तुम अपने मदर को ये भी नहीं बता पा रही कि तुमने 1 साल के अंदर यहाँ पे क्या कुछ सीखा। अगर तुम ये भी नहीं कर सकती तो एक काम करो, तुम घर वापस चले जाओ और वहां पे जाके बिजनेस चलाओ और शादी कर लो। उसके अलावा मैं तुम्हें और कोई सजेशन नहीं दे सकता। अकाने कहती कि ठीक है मैं समझ गई। ये फिर अपनी मदर को कहती कि मदर मुझे माफ करना, मैंने आपको कॉफी नहीं सर्व की। वहीं पे हमें आमी को दिखा जाता है जो कि सभी लड़कियों को बताती कि हायातो अकाने का साथ नहीं दे रहा और मैटर काफी ज्यादा बिगड़ चुका है, हमें किसी तरह अकाने को बचाना पड़ेगा। ये सब अकाने को बचाने के लिए कैफे के वहां निकल जाते हैं। वहीं पे हायातो अकाने की मदर को बता रहा होता है कि यहाँ पे सबसे अच्छी कॉफी अकाने ही बनाती है। हमें फिर अकाने को दिखा जाता है जहाँ पे वो इमेजिन कर रही होती है उसकी दादी साथ दे रही है ताकि वो एक अच्छी कॉफी बना सके। वही हायातो अकाने की मदर को कह रहा होता है कि अकाने से उसे काफी कुछ सीखने को मिला है। कुछ ही देर बाद अकाने यहाँ पे अपनी मदर को कॉफी सर्व कर देती है। पर कॉफी पीने से पहले हायातो इन्हें कहता है क्या इस कॉफी को आप एक ड्रिंकर की तरह पी सकती है, ना कि किसी जज की तरह, ताकि इस कॉफी को आप एंजॉय कर सको और ये सारी चीजों को भूल सको। आप सिर्फ कॉफी की खुशबू और इसके स्वाद को एंजॉय करो और सारी चीजों को भूल जाओ। अकाने की मदर फिर कॉफी पीने के बाद कहती कि हो जो फैमिली की इकलौती संतान होने की वजह से मुझ पे काफी सारी जिम्मेदारियां थी। मैंने काफी
काफी सारी चीजों को कंप्लीट किया ताकि मेरी फैमिली चलते रह सके। पर अकाने तुम मेरी जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम अपने दिन को सिर्फ वेस्ट करते रहती हो और तुम्हारी लाइफ का कोई भी गोल नहीं है। इसी वजह से तुम सिर्फ नॉनसेंस गिरी करते रहती हो और इस वजह से मैंने तुम्हारे ऊपर फोर्स डाला ताकि तुम हमारी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर सको। पर ऐसा मुझे पहले लगा करता था, पर जो कॉफी तुमने अभी अभी बनाई है वो एकदम एक्सीलेंट है और काफी अच्छी है। तुम अपनी लाइफ में जो चाहे वो कर सकती हो। तुमने प्रूव कर दिया है कि तुम अपने समय को वेस्ट नहीं कर रही थी। आकाने की मदर फिर हायातो से उसका नाम पूछती है। हायातो कहता है कि मुझे माफ करना, मेरा नाम कासुकाबे हायातो है। तभी यहाँ पे बाकी सारी लड़कियां आ जाती है जो कि आकाने की मदर को समझाती है कि आकाने इनके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर आकाने की मदर कहती है कि इसने मुझे सब कुछ समझा दिया है। आकाने की मदर का फिर जाने का समय हो चुका होता है। वो उसे बताती है कि तुम्हारी अरेंज मैरिज मैंने तोड़वा दी है। आकाने कहते हैं कि जिससे मैं शादी करना चाहूंगी मैं उसे खुद ही ढूंढ लूंगी। पर आकाने की मदर कहती है कि हाया तो इतना बुरा नहीं है, वो काफी अच्छा लड़का है, तुम चाहो तो उसे शादी कर सकती हो। आकाने कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। पर इसकी मदर कहती है कि तुम्हारे चेहरे को पढ़ना काफी ज्यादा आसान है। वहीं पे हमें हायातो को दिखाया जाता है जो कि बीच के यहाँ बैठा होता है। तब यहाँ पे आकाने आ जाती है जो कि कहती है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, डिनर का समय हो चुका है। ये कहता है कि मैं अभी आया। आकाने फिर आज के लिए इसका शुक्रिया करती है। ये कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो शायद से मेरे पास इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं अपनी मदर को ये सारी चीजें बता पाती। ये कहता है ये सिर्फ मैंने इसलिए किया था कि मैं तुम्हारी कॉफी कुछ और समय के लिए पी सकूं। आकाने फिर से गले लगा लेते और कहते कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी भर कॉफी बना के पिलाने वाली हूँ। तभी हायातो कहते कि मुझसे चिपका मत और अपने बॉस को ऐसे ऑर्डर मत दिया करो। तभी यहाँ पे आकाने कहते कि लगता है ये इशारा बिल्कुल भी समझा नहीं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हायातो को जो कि सभी लड़कियों को उनकी सैलरी दे देता है और सैलरी पाने के बाद सभी लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाती है। हायातो फिर इन सभी लड़कियों को कहता है कि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ काफी ज्यादा मजेदार है, मुझे तुमसे जलेसी हो रही है। अगर इस जगह को मैं बेच देता तो शायद से मैं भी अपनी कैंपस में जाके अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाता। ओका कहती कि ऐसे मत कहो जैसे कि तुम इस जगह को सचमुच बेच दोगे, तुम ग्रैंडमा बॉय हो। ये कहता है कि आखिरकार तुमने ग्रैंडमा बॉय किसे कहा। ओका कहती कि मैंने तुम्हें कहा क्योंकि तुम ग्रैंडमा बॉय हो। रियो फिर हायातो से पूछती कि आखिरकार तुम किस तरह की कैंपस लाइफ जीना चाहते थे, क्या तुम ये उम्मीद कर रहे थे कि वहाँ पे तुम जाके एक गर्लफ्रेंड बना लोगे। अगर ऐसे ही करना है तो तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पे तुम्हारे लिए 5 गर्लफ्रेंड के कैंडिडेट बैठे हुए हैं। तो हायातो कहता है कि आखिरकार तुम 5 लड़कियों में से किसी को मैं क्यों चुनूं अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। इसके बाद ये कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। पर इससे पहले हायातो कुछ बोलता है। यहाँ पे आकाने आ जाती है जो कि इसके लिए कोल्ड कॉफी बना के लाई होती है। यहाँ पे ये सबको बताते हैं कि हायातो ने इसे कहा है कि वो जिंदगी भर आकाने के हाथों की बनी हुई कॉफी पीना चाहता है। हायातो कहता है कि मैंने तो सिर्फ तुम्हें इतना ही कहा था कि तुम अच्छी कॉफी बनाती हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आकाने कहते कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, तुम्हें इतनी ज्यादा सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे हायातो कहता है मैंने फैसला किया है कि समर ब्रेक के दौरान मैं एक बीच कैफे खोलूंगा जिसमें हम काफी सारी चीजें सेल करेंगे और तुम पैसे भी कमा पाओगे। क्या तुम सब इस चीज के लिए राजी हो। ये सब लड़कियां इस चीज के लिए हाँ कर देती है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे बीच कैफे इनका बन के तैयार हो चुका होता है। हायातो को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये इतनी जल्दी कैसे हो गया। रियो से समझाती कि दरअसल तुम्हारी दादी काफी सारे लोगों की मदद करते रहती थी और इसी वजह से तुम्हें इतनी जल्दी परमिशन मिल गई। वही भी आमी कह रही होती है अगर इस बार किसी ने भी हमारे काम में दखल अंदाजी की तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। रियो फिर हायातो से पूछते कि वो बीच हट काफी ज्यादा महंगा लग रहा है, आखिरकार उसके पास इतने ज्यादा पैसे कैसे आए। हायातो इन्हें बताता है कि जितने भी पैसे इसके पास थे इसने सारे पैसे लगा दिए बीच हट को बनाने में और इसका मन कह रहा है कि ये बीच हट काफी ज्यादा कामयाब होने वाला है। तो यहाँ पे रियो कहती है कि अगर तुम्हारा मन कहता है तो इसका मतलब हाँ हम सचमुच कामयाब हो सकते हैं। तभी यहाँ पे शिरागिगु कहती कि मैं वाटरमेलन पारफेट बनाने का सोच रही थी इस समर के लिए। यहाँ पे फिर आमी कहती है कि आखिरकार इस बीच हट का हम नाम क्या देने वाले। हायातो से बताता है इसका नाम होगा फैमिली टाइप 0 और ये नाम सुन के आमी काफी एक्साइटेड हो जाती है और अपनी कॉफी गिरा देती है। हायातो फिर उसे डांटने लग जाता है। तभी यहाँ पे ओका आ जाती है जो कि कहती है इस समर के लिए मैंने ये नया स्विम सूट बनाया है और इसे पहन के हम सबको सर्व करने वाले, तुम्हें कैसा लगा ये हायातो। पर हायातो इसका कुछ जवाब नहीं देता। वो कहता है कि आखिरकार तुम ये पहन के आखिरकार दूसरों को कैसे सर्व कर सकती हो। हायातो इसकी तरफ देख नहीं रहा होता है तो ओका इसे चिढ़ाने लग जाती है। वो कहते हैं कि तुम सचमुच किसी लड़कियों को स्विम सूट में नहीं देख सकती हो ना। ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। रियो ये देख के यहाँ से चली जाती है तो हायातो कहता है कि देखा तुमने उसे गुस्सा दिला दिया। वो काम के लिए काफी सीरियस रहती है, जब काम पे बात आती है वो काफी सीरियस हो जाती है। जब वो वापस आएगी तुम उसे माफी मांग लेना। तभी हम देखते हैं यहाँ पे रियो आ जाती है जो कि कहती है ये स्विम सूट मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। तो हायातो कुछ नहीं कहता। वो कहता है कि आखिरकार तुम इस भेष में क्यों आ गई। रियो से कहते है कि मेरी तरफ देखो ना। हायातो इसे कहता है कि आखिरकार ये सब दिखा के तुम साबित करना क्या चाहती हो। कुछ ही देर बाद यहाँ पे शिरागिगु भी अपने कपड़े उतार देती
लेती है और हायातो को दिखाने लग जाती है। हायातो कहता है कि आखिरकार तुम तीनों लड़के यहाँ पे क्या कर रही हो। ये फिर रियो से मदद मांगता है ताकि वो शिरागिको को साइड कर सके। तभी यहाँ पे अकाने आ जाती है जो कि कहती है कि मैं वापस आ गई और ये कहती है कि मैंने अपने बैंड का नाम चेंज कर दिया है। हायातो अकाने से मदद मांगता है पर वो मदद करती नहीं है। फिर हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ हायातो सारा काम कर चुका होता है अपने शॉप का, पर उसे याद आता है कि आज तो डिनर बनाने का काम उसका था। और हम देखते हैं आमी को जो कि भूख के कारण अब मौत के कगार पे पहुंच चुकी होती है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं शिरागिको ने यहाँ पे वाटरमेलन का पारफेट बना दिया होता है और ये काफी अच्छा लग रहा होता है। तो ओका कहती है कैसे मैं ट्राई कर सकती हूँ। हायातो कहता है कि नहीं, पहले हम इसकी फोटो खींचेंगे, उसके बाद तुम जो करना है वो कर सकती हो। ये फिर इस पारफेट की फोटो खींचने लग जाता है पर ये काफी सारी फोटोज खींच रहा होता है। इसे एकदम परफेक्ट एंगल मिल नहीं रहा होता है। जब ये फोटो खींचता है तो इस फोटो के बीच में आमी आ जाती है जिसने काफी अजीब चेहरा बनाया हुआ होता है। हायातो से पूछता है कि आखिरकार तुम बीच में क्यों आई। ये कहते कि मुझे लगा कि लोगों को फनी वेट्रेस काफी अच्छी लगेगी। ये फिर एक और फोटो खींचने के लिए तैयार हो जाता है पर वो देखता है कि ओका सारे पारफेट को खा चुकी होती है। आया तो फिर यहाँ पे शिरागिको को कहता है क्या तुम एक और पारफेट बना दोगी मेरे लिए ताकि मैं फोटो खींच सकूं। पर शिरागिको इसे बताती कि वाटरमेलन खत्म हो चुका है तो ये एक और पारफेट नहीं बना सकती। तभी यहाँ पे रियो ने कहते कि चलो बाहर चलते हैं, वहां जाके हम फोटो खिंचवाएंगे। ये सब फिर बाहर आ जाते हैं जहाँ आया तो इनसे पूछता है कि आखिरकार ये सब करना क्या चाहते हैं। रियो से बताते कि ये वेदर काफी अच्छा है फोटो खींचने के लिए, वो भी कैफे के ड्रेस में। और क्या पता कैफे पॉपुलर होने की वजह से लोग क्यूट वेट्रेस को देख के यहाँ पे आ जाए। जिसके बाद हायातो इन सब की फोटो खींचता है और ये लोग अलग अलग पोज देने लग जाते हैं। और हायातो देखता है यहाँ पे आमी दोबारा से फनी चेहरा बना रही होती है। जिसके बाद आमी यहाँ पे चली जाती है ओशन में खेलने के लिए। हायातो से मना करता है पर उसकी बात नहीं सुनती और उसी के साथ बाकी लड़कियां भी ओशन में खेलने के लिए चली जाती है। हायातो सोचता है कि आखिरकार इनमें से किस फोटो को मैं अपलोड करूं। तभी हायातो देखता है ये सभी लड़कियां काफी अच्छी लग रही होती है ड्रेस में, वो भी समंदर के साथ। तो ये इन सब की फोटो खींच लेता है और हायातो देखता है कि आमी की वो फनी वाली फोटो अब वायरल हो चुकी होती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि आखिरकार इन सब फोटोज में से आखिरकार यही फोटो क्यों वायरल हुई। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ इनका सी साइड कैफे खुल जाता है जिससे सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ पे काफी सारे कस्टमर आ रहे होते हैं क्योंकि ये समर ब्रेक चल रहा होता है। हायातो कहता है कि मेरी चॉइस बिल्कुल सही थी और इस चीज से हम काफी सारा पैसे कमाने वाले। सभी लड़कियां फिर यहाँ पे आती है। शिरागिको कहते हैं स्विम सूट को पहनना थोड़ा एम्बैरेसिंग है पर यहाँ पे ओका ने इस चीज में मॉडिफिकेशन कर दी होती है और इस वजह से शिरागिको को इस चीज से कोई तकलीफ नहीं होती है। हायातो कहता है कि हाँ ये तुम्हारे नॉर्मल ड्रेस से काफी अच्छा है। आमी फिर शिरागिको से उन हरकतों के बारे में पूछने लग जाती है जो कि वो शराब पीने की बात करती है पर ओका ये चीज उससे पूछने से मना कर देती है। तभी यहाँ पे इनके बिजनेस पार्टनर्स आ जाते हैं जो कि इन्हें कहते हैं कि लगता है तुम काफी मेहनत वाला काम कर रहे हैं। ये सब लड़कियां इसकी तारीफ करती है क्योंकि इसने काफी अच्छा स्विम सूट पहन रखा होता है। पर आमी कहती है कि आपके सिक्स पैक को मैं छू सकती हूँ क्या। ये कहती है कि हाँ तुम छू सकती हो। तभी यहाँ पे रियो आ जाती है जो कि आमी की बाल को खींच कर कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, यहाँ पे काफी सारा काम पड़ा हुआ है। रियो फिर सभी कस्टमर से अच्छे से बात करते हुए ऑर्डर लेने लग जाती है। ये फिर शिरागिको से बात करने लग जाती है और कहती है कि पहले दिन हमारा काफी बड़ा सक्सेस होने वाला है। तभी यहाँ पे शिरागिको से कहते कि तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, तुम काफी देर से काम कर रही हो। रियो कहती कि नहीं मैं ठीक हूँ, तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। जिसके बाद रियो यहाँ पे काफी सारे कस्टमर्स का ऑर्डर पहुंचा देती है और काफी सारे कस्टमर्स का ऑर्डर लेने लग जाती है। तभी ये देखते हैं अकाने सारा काम छोड़ के हायातो के साथ बात कर रही होती है जिससे इसे गुस्सा आ जाता है। साथ ही साथ वो जेलस भी हो जाती है और वो इन दोनों के बीच में चली जाती है और कहती है कि आखिरकार तुम दोनों काम छोड़ के ये सब क्या कर रहे हो। हायातो कहता है कि दरअसल आइस कॉफी का ऑर्डर काफी ज्यादा आ रहा था, इसी वजह से मैं इसे पूछ रहा था कि आइस कॉफी को कैसे बनाया जाता है। अकाने फिर रियो को कहते कि मुझे माफ करना रियो, मुझे पता है ये बात करने का समय नहीं है। यहाँ पर रियो कहती है अगर तुम्हें पता ही है तो काम पे लग जाओ ना चुपचाप। हायातो फिर रियो को कहता है तुम थकी हुई लग रही हो, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। पर रियो से मना कर देती है। वो कहती है वो अब ब्रेक नहीं ले सकती, उसे काम करना है। पर अचानक से रियो बेहोश जाती है पर इससे पहले वो नीचे गिरती है। यहाँ पे अकाने उसे पकड़ लेती है। जिसके बाद हमें रियो के सपने को दिखाया जाता है जहाँ पे कोई इंसान उससे दूर जा रहा होता है और रियो से कह रही होती है कि मुझसे दूर मत जाओ, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी। तभी रियो की आंखें खुल जाती है और ये देखती है इसने हायातो का हक कर रखा है। ये चीज के लिए हायातो से माफी मांगती है। हायातो से बताता है दरअसल इसे ही स्ट्रोक हुआ था, इसने ज्यादा काम कर लिया और ज्यादा धूप में निकल लिया, इसी वजह से ये इसे हुआ है। तुम्हें घर पे रह के थोड़ा आराम करना चाहिए और साथ ही साथ थोड़ा ज्यादा पानी पीने चाहिए, तुम काफी कम पानी पी रही हो। रियो हायातो से माफी मांगते हुए कहते ये उसकी गलती है, वो अचानक से काम के बीच में बेहोश हो गई। हायातो कहता है कि उसकी चिंता उसे बिल्कुल भी नहीं है। जब तुम अचानक से बेहोश होगी मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था और साथ ही साथ मेरी सांसें रुक गई थी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए पर तुम बिल्कुल भी आराम नहीं कर रही थी। रियो फिर इसे पूछती है क्या तुम इतनी चिंता करते हो मेरे लिए। ये कहता है कि हाँ। जिसकी बाद रियो उसके हाथ को अपने गाल पे लगा के कहती है ये दोबारा से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। हायातो फिर इसे यहाँ पे आराम करने के लिए कहता है पर रियो से यहाँ पे रुकने के लिए कहती है क्योंकि इसे एक डरावना सपना आया होता है। रियो फिर इसे कहती है क्या तुम मेरे लिए अकाने से माफी मांग लोगे, मैंने उसे काफी बदतमीजी से बात की। हायातो कहता है कि तुम्हें ही उससे माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि तुमने उससे बदतमीजी से बात की थी। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शिरागिको और रियो को, जहाँ शिरागिको उसे बता रही
रही होती कि कभी भी मैंने आया तो इतनी ज्यादा चिंता में नहीं देखा जब तुम बेहोश हो गई थी। वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था, इसी वजह से वो कह रहा था कि जल्दी से 110 पे कॉल लगाओ। तो रियो कहते हैं कि आखिरकार 110 पे कॉल क्यों लगाना, वो तो पुलिस वालों का नंबर है ना। शिरागिकू कहती है कि वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे बारे में काफी चिंता कर रहा था। रियो कहती है ये इतनी भी बुरी फीलिंग नहीं है, जिसकी बात ये अंदर चली जाती है ताकि ये ऑर्डर ले सके। पर ये देखते हैं कि हायातो के आसपास काफी सारी लड़कियां घूम रही होती है, जो देख के रियो को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सभी लड़कियों को कहते हैं कि आप सब अपनी सीट पे जाके बैठ जाइए, मैं अभी आपकी ऑर्डर लेने के लिए आ गई। तब यहाँ पे हायातो कहता है कि तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो। पर रियो इसे यहाँ पे वेवी हेयर जर कह के चले जाती है। हायातो को समझ नहीं आता। कुछ ही देर में यहाँ पे आमी आ जाती है, जो इससे पूछते कि क्या हुआ। ये कहता है कि मैंने रियो की हेल्थ के बारे में पूछा पर वो मेरी बेइज्जती करके चले गई। वहीं पे हमें कैफे के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं ओका और अकाने को, जो कि यहाँ पे बैठे होते हैं और कोई भी कस्टमर नहीं होते। यहाँ पे ओका कहती है काफी अच्छा है कि हम दोनों यहाँ पे है और हमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तभी अकाने कहती है कि ओका तुम कॉफी बनाना सीखना चाहती हो क्या। वहीं पे हमें दिखाया जाता है रियो को, जो कि यहाँ पे सभी कस्टमर्स को एंटरटेन कर रही होती है और सभी का ऑर्डर ले रही होती है। यहाँ पे हायातो कहता है क्या रियो सचमुच इतनी ज्यादा टैलेंटेड है, वो सभी से अच्छे से बात कर रही है। शिरागिकू उसे बताती है वो कॉलेज में भी ऐसी है, कॉलेज में हर कोई इसे पसंद करता है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि रियो से हेट करता है। हायातो कहता है इंटरपर्सनल स्किल कहो या फिर कुछ भी, रियो ने ये चीज कहीं ना कहीं से तो सीख किया। शिरागिकू से कहती है कि रियो अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करती। हायातो फिर कहता है कि अगर हम कॉलेज की बात करें तो तुम दोनों 3rd ईयर में पहुंच चुकी हो। ये कहती कि हाँ, तो इसका मतलब तुम्हें परमानेंट जॉब की तलाश शुरू कर देनी चाहिए थी अब तक। शिरागिकू इसे कहते इस चीज से इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी ये कुकिंग करती है। हायातो कहते तो फिर तुम्हें कुकिंग से रिलेटेड जॉब को ढूंढनी चाहिए ताकि तुम वहाँ पे अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सको। पर शिरागिकू इसे कहते कि इस चीज के बारे में इसने अब तक बिल्कुल भी नहीं सोचा है। तब यहाँ पे आमी आ जाती है, जो कि कहती है कि जैसा आपने परमिशन दिया था, अगर कोई भी इंसान किसी के साथ बदतमीजी करे तो मैं उसे मार सकती हूँ ना। आया तो कहता है कि ऐसी परमिशन मैंने तुम्हें कभी भी नहीं दी थी। तब आमी कहते कि उधर देखो और हम देखते हैं कि कुछ लड़के यहाँ पर रियो के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं और हायातो को याद आ जाता है कि वही लड़के होते हैं जिन्होंने इनके साथ चेरी ब्लॉसम वाले फेस्टिवल के समय पे लड़ाई की थी। तो यहाँ पे हायातो इसे परमिशन दे देता है कि वो उनके साथ लड़ाई कर सकती है। आमी फिर इनके साथ लड़ाई करने के लिए चली जाती है। ये लोग कहते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन। आमी कहती कि लगता है तुम्हें मुझे कुछ समझाना पड़ेगा। ये लड़के जब आमी को ध्यान से देखते हैं तो इन्हें याद आ जाता है कि वही लड़की है जिसने इन्हें बहुत बुरी तरह मारा था फेस्टिवल के समय पे। वहीं पे हमें ओका को दिखाया जाता है, जो कि ओवरफ्लो कर देती है कॉफी के मग को। अकाने ओको को कहती कि तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, तुम कॉफी नहीं बना सकती। ये कहती कि मैं बना सकती हूँ। वहीं पे हम देखते हैं आमी को, जो कि उन तीनों लड़कों को यहाँ पे डरा के भगा देती है। रियो फिर आमी का शुक्रिया करती है उसे बचाने के लिए, पर आमी इसे बताती कि दरअसल ये हायाची का ऑर्डर था कि मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आऊँ, और थोड़ी देर पहले वो थोड़ा उदास लग रहा था क्योंकि तुमने उसकी बेइज्जती कर दी थी जब वो तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ रहा था। तो रियो कहती कि लगता है उस चीज के बारे में मुझे उससे माफी मांगनी पड़ेगी। पर वो देखते है कि हायातो के चारों तरफ काफी सारी लड़कियां होती है जो कि उसका कांटेक्ट नंबर मांग रही होती है। तो रियो कहती कि सचमुच तुम नेचुरली वेवी हेयर हो। ये कहता कि इसका मतलब क्या है। वहीं पे हम देखते हैं उन तीनों लड़कों को, जो कि ओका को देख लेते हैं और कहती ये तो मैड डॉग है। हमें फिर छुट्टी वाले दिन दिखाया जाता है जहाँ ये सभी लोग मजे कर रहे होते हैं। इन सब ने बिकनी पहन लिया होता है और ये सब पानी के साथ खेल रहे होते हैं और इन्हें काफी अच्छा लग रहा होता है। तब यहाँ पे अकाने शिरागिकू से पूछते कि आखिरकार हायातो कहाँ पे है। ये से बताती कि हायातो अपनी फेवरेट जगह पे बैठ के फिशिंग कर रहा है। अकाने फिर हायातो से बात करने के लिए आ जाती है। वो इससे पूछते आखिरकार वो कर क्या रहा है। ये बताता है ये फिशिंग कर रहा है। वहीं पे हमें बाकी लड़कियों को दिखाया जाता है, जहाँ ओका इन्हें बताती है कि ग्रेड स्कूल से काफी सारी लड़कियां होती है जो कि पूल में काफी सारे कांड करते रहती है, साथ ही साथ वो फाट भी मारती है। तभी आमी ओका के पीछे एक जोरदार बम फोड़ देती है और इन दोनों को लगता है कि ओका ने फाट मारा है। ओका कहती है ऐसा उसने कुछ नहीं किया। वहीं पे हमें अकाने को दिखाया जाता है, जो कि हायातो को बताती है एक नए गाने के ऊपर काम कर रही है। तो हायातो कहता है एक फैन के तौर पर मैं उसे सुनने के लिए इंतजार करूंगा। तो अकाने कहती है ये गाना मेरे पहले प्यार के ऊपर है और ये इसका फर्स्ट लव सॉन्ग होने वाला है। वहीं पे हम देखते हैं रियो को, जो कि इन दोनों को देख रही होती है। अकाने फिर हायातो को कहती है क्या तुम इस गाने के लिरिक्स सुनना चाहोगे। पर इससे पहले हायातो कुछ बोलता उसकी फिशिंग रॉड में एक बड़ी सी मच्छी फंस जाती है और वो उसे खींचने लग जाता है। पर ये देखता है ये आमी होती है जो कि इसकी फिशिंग रॉड को खींच रही होती है और वो इतना ज्यादा खींच देती है कि हायातो का सर जाके सीधा आमी के सर पर टकराता है और ये दोनों यहीं पे बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद हमें शाम को दिखाया जाता है जहाँ ये सभी के सभी घर वापस जाने लग जाते हैं। यहाँ पे हायातो ओका से पूछता है कि मैंने सुना कि तुमने पानी के अंदर फाट मारा, पर ओका कहती है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो हायातो कहता है इस बारे में मुझे आमी ने कहा था। ओका कहती है ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है रियो को, जो कि यहाँ पे काफी सारे कस्टमर्स को बुला रही होती है। यहाँ पे काफी सारे लोग रियो की तारीफ भी करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी आउटफिट काफी बढ़िया है। रियो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। आए तो इस चीज से काफी खुश होता है कि रियो की प्रमोशन से यहाँ पे काफी सारे कस्टमर आ रहे होते हैं, पर रियो बिल्कुल भी यहाँ पे आराम नहीं कर रही होती है। यहाँ पे आया तो कहता है कि मैंने उसे कितनी बार कहा है कि उसे थोड़ा थोड़ा आराम कर लेना चाहिए बीच में। सीन फिर कैफे के यहाँ जाता है, जहाँ हम देखते हैं आमी और अकाने को। यहाँ पे आमी काफी ज्यादा बोर हो रही होती है, तो अकाने कहती है अगर तुम बोरी हो रही है तो तुम कॉफी बनाना सीखना चाहोगी क्या। सीन फिर कैफे के यहाँ
यहाँ पे आता है, जहाँ पे हायतो रियो को डांट रहा होता है क्योंकि वो बिल्कुल भी आराम नहीं कर रही होती है, सिर्फ काम किए जा रही होती है और साथ ही साथ उसने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया होता है। तो हायतो उसे चुपचाप एक जगह बैठ के खाने के लिए कहता है। शिराकीको फिर से नूडल दे देती है, पर ये तेजी से खाने लग जाती है। तो शिराकीको से कहती है तुम आराम से खा सकती हो, हायतो तुम्हारे बारे में सचमुच काफी ज्यादा चिंता करता है, इस वजह से तुम्हें बीच बीच में रुक के थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। पर रियो कहती है कि हाँ, मैं इस चीज से खुश हूँ कि वो मेरे बारे में चिंता करता है और ये पहली बार है किसी को मेरी जरूरत है और कोई मेरे लिए इतनी ज्यादा चिंता करता है। वहीं पे हमें आकाने और आमी को दिखाया जाता है, जहाँ पे आमी अच्छे से कॉफी बना देती है। आमी कहती है ये तो काफी आसान है, सिर्फ पानी ही तो डालना है, ये तो कोई भी कर सकता है। पर आकाने कहते हैं ये हर कोई नहीं कर सकता, चलो मैं तुम्हें और अच्छे से सिखाती हूँ कि तुम कैसे कॉफी बना सकती हो। वहीं पे हमें कैफे के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं टीवी चैनल वाले आ चुके होते हैं, जो कि कहते हैं कि एक लड़की के बारे में हम काफी अच्छे रिव्यू सुन रहे हैं, क्या उनका हम इंटरव्यू ले सकते हैं। तब यहाँ पे रियो आ जाती है, जो कि कहती है कि आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है। तो ये आदमी कहता है क्या तुम्हारा नाम तासुकिशिमा रियो है। रियो कहती है कि हाँ मेरा नाम तासुकिशिमा रियो है। तो ये आदमी कहता है मुझे मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा, मैं तुम्हारे साथ काम कर चुका हूँ काफी जगहों पे। रियो कहती है कि हाँ मुझे तुम याद हो। इस आदमी की दोस्त फिर इसे पूछते हैं क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। यह आदमी बताता है दरअसल रियो एक चाइल्ड एक्ट्रेस हुआ करती थी एक समय पर रियो कहते हैं कि मैं अपने पास के बारे में अब बात नहीं करना चाहती। पर जब लोग रियो के बारे में सुनते हैं तो उन्हें याद आ जाता है कि रियो एक चाइल्ड एक्ट्रेस हुआ करती थी, जिसका करियर खत्म हो गया जब वो बड़ी हो गई और वो अब पार्ट टाइम के तौर पर यहाँ पे काम कर रही है। और ये सब सुन के रियो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। हमें फिर घर के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि रियो यहाँ पे आज आई नहीं होती है क्योंकि इसे भूख नहीं होती। वहीं पे हमें रियो के सपने को दिखाया जाता है, जहाँ उसके फादर उसे छोड़ के जा रहे होते हैं। पर रियो कह रही होती है कि मैं काफी अच्छा काम कर रही हूँ, आखिरकार आप मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो। पर उसके डैड उसके सवाल का जवाब नहीं देते और यहाँ से चली जाते हैं। वहीं पे हमें ओका को दिखाया जाता है, जो कि रियो की पुरानी वीडियोस को देख रही होती है, साथ ही साथ उसके सारे शोज को भी देख रही होती है। दरअसल उस आदमी ने ओका को रियो के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। दरअसल रियो एक अच्छी एक्ट्रेस हुआ करती थी, पर उसकी जो मदर है उससे काफी ज्यादा काम करवाया करती थी। इस वजह से रियो के जो फादर है उन्होंने टीवी स्टेशन को कहा कि रियो को ज्यादा काम करवाया ना जाए। और उसके बाद इसने अफवाह सुनी कि रियो के पेरेंट्स ने एक दूसरे को डाइवोर्स दे दिया है। वही हमें रियो को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके फादर उसे कह रहे होते हैं कि रियो तुम्हें ज्यादा काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने आप को ज्यादा पुश करने की कोई जरूरत नहीं है। पर रियो कहती है वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वही रियो प्रेजेंट में सोच रही होती कि जब वो मेहनत वाला काम किया करती थी तो उसकी मदर उसकी तारीफ किया करती थी, पर आखिरकार उसके फादर ने कभी ऐसा क्यों नहीं किया। तभी यहाँ पे हायतो आ जाता है, जो कि कहता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। शिराकीको ने कहा है कि उसने तुम्हारे डिनर को फ्रिज के अंदर रख दिया है। रियो फिर इसे कहती है क्या तुम मुझे सिर्फ यही बताने के लिए आए हो। हायतो कहता है कि नहीं, मुझे और भी तुम्हें कुछ बताना है। मुझे हमेशा लगा करता था कि तुम्हारे सोशलेबल नेचर जो है वो तुम्हारा टैलेंट है और तुम इसी के साथ पैदा हुई हो। पर जब मैंने इस बारे में ध्यान से सोचा तो मुझे रियलाइज हुआ कि तुम्हारे अंदर जो स्किल है वो हार्ड वर्क करके तुमने हासिल की है। रियो कहते हैं स्किल के बारे में मुझे भी पहले ऐसे लगा करता था। इस इंडस्ट्री के बारे में मैंने एक चीज जानी है, जब तुम छोटे होते हो तुम्हारी वैल्यू ज्यादा होती है, पर जब तुम बड़े होने लग जाते हो वो तुम्हें अपने यहाँ पे काम देने से मना कर देते हैं। और आखिरकार चाइल्ड स्टार डिस्पोजेबल होते हैं, उनकी इंडस्ट्री में कोई वैल्यू नहीं होती। इस इंडस्ट्री ने मुझे दुख, दर्द और आंसू के अलावा कुछ नहीं दिया, साथ ही साथ मेरी फैमिली भी इस इंडस्ट्री की वजह से टूटी है। और हायतो कहता है वो अपने स्किल के बारे में बिल्कुल गलत है, अगर वो नहीं होती तो शायद ही उस कैफे को बचा पाते और साथ ही साथ एक नया कैफे खोल पाते। इसका मतलब जितना भी उसने हार्ड वर्क किया एक चाइल्ड स्टार के तौर पर इंडस्ट्री में, उसका काफी बड़ा मीनिंग है हायतो के लिए। तो हायतो उसका शुक्रिया करता है इसकी ग्रैंडमा के कैफे का ख्याल रखने के लिए। ये फिर ऐसा कहता है कि तुमने कहा था कि हम सब एक फैमिली है, पर तुम अपने फैमिली मेंबर को अपनी प्रॉब्लम ही नहीं बता रही, तो आखिरकार हम एक दूसरे को कैसे फैमिली समझ सकते हैं। तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स को अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स को बताना चाहिए ताकि वो इस चीज का सॉल्यूशन निकाल सके। और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, तुम मुझे काफी ज्यादा चिंता में डाल देती हो। तो यहाँ पे रियो रोने लग जाती है और कहती है तो फिर तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना। हायतो कहता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला और चुपचाप रोना बंद कर दो। रियो फिर रोते हुए हायतो के गले लग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा यहीं पे रहूंगी हायतो। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ सभी लड़कियां रियो को बताती है कि उन सभी ने रियो को बचपन में टीवी में देख रखा है। शिराकीको कहती है कि पास्ट में तुम कैसी थी उससे हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। ये सब फिर इसका मजाक उड़ाने लग जाता है कि बचपन में कितनी क्यूट लगा करती थी। तभी रियो देखती है उसके सामने हायतो आ जाते हैं। वो उसे कहती कि जितना भी कल मैं रो रही थी वो सिर्फ एक एक्ट था, प्लीज इसके बारे में किसी को बताना मत। तो हायतो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर जीनियस एक्टर कह रही है तो मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं कहूंगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें ओका को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे फैमिली हट के यहाँ पे आई होती है। यहाँ पे शिराकीको इसका स्वागत करती है, साथ ही साथ आमी भी, जिसने काफी अजीब गॉगल्स पहने होते हैं। ओका को इसके गॉगल्स देख के गुस्से आ जाता है, जिसके बाद वो उसके गॉगल छीन लेती है और इससे आमी काफी उदास हो जाती है और साथ ही साथ गुस्सा भी, और वो रोते हुए यहाँ से चली जाती है। ये लोग कहते हैं कि आखिरकार तुमने आमी के साथ ऐसा क्यों किया। आमी फिर भागते हुए कैफे के यहाँ चली जाती है जहाँ पे ओका को गले लगा लेती है, जिसने मेड की ड्रेस
ड्रेस पहनी होती है। वो कहती है कि ओका ने मेरे साथ ये किया, पर वो देखती है कि ओका इसके सामने होती है। तभी इसके पीछे से ओका की डबल गैंगर आ जाती है, जिसे देख के आमी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। यहाँ पे ओका कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो कीका फिर इन सबको बताती है दरअसल ये दोनों ट्विन सिस्टर्स है और यहाँ पे ओका काफी दिनों से घर नहीं आ रही थी, तो इसी वजह से इसे इसकी चिंता हो गई थी और इस वजह से मैं इसे देखने के लिए आई हूँ। ओका कहती कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं पार्ट टाइम जॉब में काफी ज्यादा बिजी हूँ। तो यहाँ पे कीका कहती कि तुमने कहा था कि तुम कॉलेज जाओगे ताकि तुम एक डिजाइनर बन सको, पर आखिरकार तुम एक लड़के और 4 लड़कियों के साथ एक घर में रह के क्या कर रही हो। इन सबको देखने से तो लगता है ये सभी के सभी लो क्लास है, आखिरकार तुम लो क्लास के साथ कैसे रह सकती हो। इससे ओका को गुस्सा आ जाता है और वो इसे चांटा जड़ देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैमिली और मेरे कैफे के बारे में उल्टा बोलने की। जिसके बाद इसकी बहन इससे गुस्सा हो जाती है और कीका यहाँ से चली जाती है माफी मांग की। ओका फिर कहती है कि मुझे माफ करना, मेरी बहन ने तुम्हें काफी उल्टा सीधा बोल दिया। ये लोग कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तब यहाँ पे आमी कहते हैं कि ओका के मुंह से उल्टी सीधी चीजें सुनना ये काफी अजीब एक्सपीरियंस था, बेशक वो तुम्हारी बहन हो। तो ओका कहती कि मुझे माफ कर दो इसके लिए आमी। रियो फिर आमी को चुप रहने के लिए कहती है और आमी यहाँ पे एक मास्क पहन लेती है। रियो फिर ओका को कहते तुम्हारे फैमिली वाले काफी ज्यादा अमेजिंग है, वो सब के सब टोक्यो यूनिवर्सिटी गए हैं। तो ओका कहते हैं कि हाँ, उन सब ने अपनी ग्रेजुएशन वहीं से कंप्लीट किए, इसी वजह से उन सब ने मुझसे काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई थी और मेरी बहन भी उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरना चाहती है। हम दोनों बेशक जुड़वा हो, पर मेरी बहन मुझसे छोटी है, इस वजह से मेरे माँ बाप हमेशा कहा करते थे कि मुझे अपनी ग्रेजुएशन टोक्यो यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट करनी पड़ेगी। पर मेरे मना करने पर मेरे माँ बाप ने मेरा सारा प्रेशर मेरी छोटी बहन के ऊपर डाल दिया और वो सारी चीजें हम मानते हैं उनकी। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं ओका को, जो कि यहाँ पे सबको चीजें सर्व कर रही होती है। पर ये लोग पूछते हैं कि ओका तुम थोड़ी रूठी लग रही हो, पर ओका कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। पर ओका अचानक से किसी कस्टमर के ऊपर कॉफी गिरा देती है, जिसके बाद वो उनसे माफी मांगती है। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद यहाँ शिरागी ओका को समझाती है कि तुम्हें आमी की बात का बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। ओका कहती है ऐसी कोई बात नहीं, मुझे उसकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तभी हम देखते हैं ओका की बहन कीका को, जो कि इनकी बातें सुन लेती है और ये आमी को ढूंढने के लिए कैफे के वहाँ पे जाने लग जाती है। पर रास्ते में इसे वही 3 लोग देखते हैं जो कि ओका को मैड डॉग बुलाते हैं। इसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार ये लोग है कौन। कीका फिर फैमिली कैफे के यहाँ पे आ जाती है, जहाँ पे ये देखती है कि आमी रिग्रेट कर रही होती है जो भी बात इसने ओका को कही होती है। तो अकाने से कहते कि जब तुम ओका से मिलो तो उसे माफी मांग लेना, वो तुम्हें माफ कर देगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कीका फिर फैमिली कैफे के अंदर एंटर करने लग जाती है, पर वो देखते कि आमी ने यहाँ पे काफी अजीब सा फेस बनाया होता है जो कि काफी मजेदार होता है, जिसे देख के कीका को हंसी आ जाती है और आमी को भी ये देख के अच्छा लगता है। जिसके बाद कीका यहाँ से चली जाती है। हमें फिर रात को दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं ओका को, जो कि अपने बहन के बारे में चिंता कर रही होती है और वो चिंता करते करते यहाँ पे बाथटब में डूब जाती है। ये उसे आके कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर रही हो। जिसके बाद ओका यहाँ पे बेड पे आ जाती है और वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने लग जाती है कि जब पहली बार उसने अपने माँ बाप को कहा था कि वो डिजाइनर बनना चाहती है, तो उसकी माँ बाप ने कहा था कि तुम क्या बात कर रही हो ओका, तुम्हें किसी भी हाल में हमारी तरह टोक्यो यूनिवर्सिटी को अटेंड करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे कीका आ जाती है, जो कि कहते कि ओका की जगह मैं टोक्यो यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है जहाँ हम देखते हैं हाय तो यहाँ पे ओका से मिलने के लिए आता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लगता है तुम किसी चीज को लेकर परेशान हो। तुमने कहा था कि तुमने अपनी बहन को जो भी कहा वो सही है, पर अब तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम अपनी बहन से माफी मांगना चाहती हो और उससे बात करना चाहती हो। तुम्हारी बहन आज बीच हट पे अभी आई थी और वो काफी वियर्ड कॉस्ट्यूम में थी, तुम्हें अपनी बहन से बात करके इस चीज को सॉल्व कर लेना चाहिए। पर ओका कहती है वो एक यूजलेस बड़ी बहन है जिसने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बहन के ऊपर थोप दी। पर यह कहता है कि उसने कुछ कहा ऐसा कि तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी छोटी बहन के ऊपर थोप दी है। तुम्हें पता है वो हम सबसे एक साथ क्यों बात करना चाहती थी, उसके पीछे एक रीजन है और वो रीजन ये है कि वो देखना चाहती थी कि उसकी बहन किन के साथ रहती है, वो लोग कहीं बुरे तो नहीं है। इसी वजह से तुम्हारी बहन काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, पर वो तुम्हें कह नहीं पाती क्योंकि वो तुम्हारी तरह अखड़ू है। मुझे लगा करता था कि ट्विंस बिना किसी शब्द बोले एक दूसरे की बात को समझ जाते हैं, पर ये कहती है ऐसा कुछ भी बात नहीं है। आए तो कहते कि कल तुम उससे मिलने के लिए जा सकती हो और ये सारी चीजें क्लियर कर सकती हो, पर ओका कहती है कल काम है। तो हाय तो कहते कि कल की मैंने तुम्हें छुट्टी दे दी है, तुम अपनी बहन से जी खोल के बात कर सकती हो। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ ओका कहती कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। ये सब कहते कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब कुछ संभाल लेंगे। यहाँ पे आमी से माफी मांगती है वो बात बोलने के लिए। आमी फिर बाहर जब निकलती है तो उसके सामने उसकी बहन कीका आ जाती है, जो कि कहती कि मैं तुमसे ही बात करने के लिए आई थी। ओका फिर कहती कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये कहती कि मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। ओका कहती कि मैं भी तुमसे
मुझसे बात करने के लिए आने वाली थी। हायातो ने मुझे रियलाइज करवाया कि ट्विंस के बीच में कुछ बातें ऐसी होती है जो कि बिना शब्दों के उन्हें समझ जाना चाहिए। लगता है मैं तुम्हारे बारे में गलत थी। तो कीका कहती कि हाँ, तुम मेरे बारे में पूरी गलत थी, तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है। ट्विंस के बारे में एक दूसरे को पता होना चाहिए, पर तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम्हें लगता है तुम्हारी वजह से मैंने अपने सपनों पे गिव अप कर दिया। आखिरकार मैं दूसरे को बचाने के लिए अपने सपनों पे गिव अप क्यों करूंगी? मैंने कॉलेज जाना डिसाइड इसलिए किया क्योंकि मैं कॉलेज जाना चाहती थी, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से सफर कर रही थी। इसी वजह से तुमने मुझे अच्छे से ट्रीट करना शुरू कर दिया। तुम ऐसे दिखाने लगी कि तुम्हारी वजह से मैं इतनी ज्यादा सफर कर रही हूँ, और इस वजह से मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता था। और इतना काफी नहीं था, तुमने घर भी छोड़ दिया और साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दिया और अलग जगह रहने लगी। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मॉम डैड कितनी ज्यादा चिंता में पड़ गए थे। और तुम्हें क्या लगा, तुमने जो कैफे के लिए ड्रेसेस बनाई है उन्हें मैं पहचान नहीं पाऊंगी? तुमने उन सभी लड़कियों के लिए क्यूट ड्रेसेस बनाई है, पर आज तक मेरे लिए तुमने एक भी क्यूट ड्रेस नहीं बनाई। तब यहाँ पे ओका से कहते कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गाल पे एक जोरदार चाटा मारा। मैं आज के बाद अपनी प्यारी बहन पे कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगी। तो कीका कहते कि तुम्हें मैंने कितनी बार कहा था कि तुम मुझसे आगे बात कर लो, पर तुमने कभी बात नहीं की। जिसके बाद ये लोग वापस घर आ जाते हैं, जहाँ पे ओका कीका को कहते कि तुम्हें उन सबसे माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि उन सबको तुमने काफी भला बुरा कहा है। तो ये कहते कि ठीक है, मैं उन सबसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। और जब ओका गेट खोलती है तो वो देखती है कि सभी लड़कियां आए तो उसे स्विमिंग सूट में चिपक रही होती है, तो वो गेट बंद कर देती है। और वो कहते हैं वो लोग काफी ज्यादा बिजी है, तुम उनसे बाद में माफी मांग लेना। तभी से यहाँ पे अकाने दिख जाती है, जो कि यहाँ पे इन्हें कहते हैं कि तुम कैफे के यहाँ पे क्यों नहीं आते, मैं तुम्हें कॉफी बना के देती हूँ। ओका कहती है कि मुझे इस ट्रबल के लिए माफ करना, पर अकाने कहती है कि कोई बात नहीं। ये तीनों फिर कैफे के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ अकाने यहाँ पे ओका की बहन को काफी डिलीशियस चीजें खिलाती है। और ये सब खाने के बाद कीका काफी खुश हो जाती है। फिर हमें शाम को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं हायातो को, जो कि सारी चीजें कैलकुलेट कर रहा होता है। तभी यहाँ पे ओका आ जाती है, जो कि कहती है कि डिनर रेडी हो चुका है। हायातो कहता है कि ठीक है, मैं कुछ ही देर में आया। ओका फिर इसका शुक्रिया करती है क्योंकि इसके एडवाइस की वजह से ये अपनी बहन से ठीक से बात कर पाई। ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। ओका फिर इससे पूछती है कि आखिरकार तुम उसे कैसे पहचान पाए कि वो मैं नहीं थी, वो कीका थी। ये इसे बताता है उसने लेफ्ट हैंड में हैंड बैग पकड़ रखा था और तुम राइट हैंड में पकड़ती हो। और साथ ही साथ उसने आमी को काफी बुरी तरह ट्रीट किया था, जो कि तुम चाहे जो भी हो जाए उसे ऐसे ट्रीट नहीं करोगी। तुम बेशक एक यूजलेस वुमेन हो जो कि ओशन में फाट मारते रहती हो और उल्टी सीधी चीजें करते रहती है, पर हम सब में से तुम सबसे ज्यादा केयरिंग पर्सन हो। ओका फिर इसका शुक्रिया करते और कहते कि मुझे भी खुशी हुई कि जब उसने कैफे का इंसल्ट किया तुम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए। तभी हायातो उठते हुए कहता, क्या तुमने अपने बहन को कहा कि मैं टोक्यो यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ, मैं उससे काफी बड़ा हूँ, तो उसे मेरी इज्जत करनी चाहिए। आखिरकार उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी इंसल्ट करने की, जबकि मैं भी एक टोक्यो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे ओका समझ आती है कि एक नंबर का बेवकूफ है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हायातो को दिखाया जाता है और बाकी लड़कियों को, जो कि यहाँ पे फुलझड़ियां जला रही होती है, पर हायातो अपनी दादी के बारे में सोच रहा होता है। दरअसल हायातो इसी समय के दौरान अपनी दादी के साथ फुलझड़ियां जलाया करता था और उसकी दादी से कहा करती थी, हम फुलझड़ियां इस समय इसलिए जलाते हैं, इसका मतलब समर खत्म हो चुका है और ठंडी आने वाली है। हायातो फिर देखता है कि सभी लड़कियां मजे कर रही होती है। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है, जहाँ हायातो सारी चीजों की कैलकुलेशन कर चुका होता है और वो देखता है कि यहाँ पे काफी कम कस्टमर आ रहे हैं। ऐसा चला तो आखिरकार वो इस कैफे को कैसे चलाएगा। तब यहाँ पे अकाने आ जाती है, जो कि कहती कि मैंने तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफी बनाई है, पर आखिरकार तुम इतना ज्यादा काम क्यों कर रहे हो। तुम रियो को कहते कि वो ज्यादा काम मत करो और तुम खुद ही इतना ज्यादा काम कर रहे हो। ये कहता है कि इस बिजनेस को मैं चलाता हूँ तो मुझे ज्यादा काम करना ही पड़ेगा, और बीच हट को बंद करने के बाद अब थोड़ा काम आसान हो गया है, तो उसकी चिंता तुम मत करो। अकाने कहते कि तुमने बिल्कुल सही कहा, बीच हट में काम करके मुझे काफी अच्छा लगा। तभी अकाने की नजर हायातो की चैलेंजिंग बुक पे जाती है, तो अकाने कहते कि ये बुक्स काफी ज्यादा टफ होती है, तुम काफी ज्यादा स्मार्ट लगते हो। हायातो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने उन बुक्स को सिर्फ एक ही बार पढ़ रखा है, तो मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं उन बुक्स के बारे में। पर अकाने कहते इन बुक्स को रीड करना वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये कहता है कि हाँ, उन बुक्स से मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिल लोगों को जानने में, पर काफी सारी चीजें मुझे नहीं पता है। तो अकाने कहते कि जैसे कि लड़की का दिल। हायातो कहता तुमने बिल्कुल सही कहा, लड़की की दिल की बातें मैं काफी कम समझ पाता हूँ। पर अकाने कहती तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे साथ लगा के कह सकती हो, तुम्हें ऑलरेडी रियलाइज हो चुका है कि कोई तुम्हारे बारे में फील करता है। तो हायातो कहते कि तुम्हारा मतलब किससे है। तो अकाने कहती लगता है तुम्हें ऑलरेडी अंदाजा हो चुका है, वो है कौन। पर हायातो कहता है कि मुझे नहीं पता, इसी वजह से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अकाने कहती है क्या तुम जानना चाहते हो, ठीक है मैं तुम्हें बता देती हूँ, लगता है तुम इन चीजों में काफी इंटरेस्टेड हो। हायातो कहते कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं इन चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो अकाने कहती तुम्हारा चेहरा देख के तो लगता है तुम इस चीज में काफी इंटरेस्टेड हो। हायातो कहता है कि मेरे साथ मजाक मत करो, जब तुम लोग मजाक करते हो तो मुझे बिल्कुल
बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अकाने फिर कहते कि मैं तुमसे एक और सवाल पूछ सकती हूँ क्या? हायातो कहता कि पूछो। ये कहते कि आज सितारे काफी खूबसूरत लग रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कल के आसमान साफ रहेगा? ये शब्द अकाने ने हायातो की बुक से उठाए होते हैं और हायातो को इन शब्दों का मतलब अच्छे से पता होता है। तो वो कहता है इन सब चीजों के लिए मेरे पास अभी बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अभी मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि आखिरकार मैं अपनी दादी का बिजनेस एक साल के अंदर कैसे रिवाइव करूंगा। तो मुझे माफ करना ये सब बोलने के लिए, पर मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है स्टार्स या फिर वेदर को देखने के लिए। पर हाँ, जो तुम कॉफी बनाती हो वो सचमुच काफी अच्छा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन जरूर से मैं स्टार्स को देखूंगा कॉफी पीते हुए। तभी अकाने कहती कि मैं तो सिर्फ स्टार्स और वेदर के बारे में बात कर रही थी, आखिरकार तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो? और वैसे भी बुद्धिमान लोग जो चीज बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता। तो हायातो कहता कि इसका मतलब तुम्हें पता है अच्छे से, बस तुम अब तक सिर्फ नाटक कर रही थी। तो ये कहते कि ठीक है, गुड नाइट, मैं तुमसे कल मिलूंगी। अकाने फिर समझ जाती कि जो उसका रिस्पॉन्स था उसका मतलब इसका जो कन्फेशन है वो भी सिर्फ होल्ड पे, और इसकी बातें शिरागी को सुन लेती है। हमें फिर अगले दिन दिखा जाता है जहाँ ये सब बाथ हाउस जा रहे होते हैं, क्योंकि इनका जो घर का बाथ हाउस होता है वो खराब हो चुका होता है। तो हायातो कहता है कि आखिरकार तुम उस पुराने घर से क्या एक्सपेक्ट कर सकती हो? तभी यहाँ पे रियो से कहते हैं कि हम अगर उस चीज को रिपेयर ही करवा रहे हैं तो हम आखिरकार नया बाथरूम क्यों नहीं लगा लेते, नया टॉयलेट क्यों नहीं लगा लेते? हमें काफी सारी चीजों की जरूरत है। पर हायातो कहता है हमारा इतना बजट नहीं है। रियो इसे किसी तरह मना लेती है और इन दोनों को करीब आते देख अकाने थोड़ी जेलस हो जाती है। ये सब फिर बाथ हाउस के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे ये दादी को याद कर रहे होते हैं। दरअसल ये पहले दादी के साथ यहाँ पे काफी बार आ चुके होते हैं। ये सब फिर यहाँ पे नहाने के लिए चले जाते हैं, पर बाथ हाउस में घुसते ही ओगा और आमी यहाँ पे खेलने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे इनकी बिजनेस पार्टनर आ जाती है। वो कहते कि लगता है तुम्हें काफी अच्छा लगता है बाथ हाउस में नहाना। तभी यहाँ पे आमी आ जाते हैं जो कि कहते कि आपके एप्स काफी अच्छे लग रहे हैं, क्या मैं छू सकती हूँ? ये कहती कि हाँ तुम छू सकती हो। वहीं पर ये अकाने से पूछते आखिरकार वो इतनी उदास क्यों लग रही है? अकाने कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। हमें फिर हायातो के यहाँ दिखा जाता है जो कि यहाँ पे नहा रहा होता है। यहाँ पे काफी सारे आदमी होते हैं और ये सारे आदमी हायातो के प्राइवेट पार्ट को लेकर मजाक उड़ा रहे होते हैं और ये सारी बातें सारी लड़कियां सुन रही होती है। तभी ये लेडी इन सब लड़कियों से पूछती है तुम हायातो के साथ रहती हो ना एक साथ, तो क्या तुम हायातो को पसंद नहीं करते हो? तुम में से कोई भी? आमी कहती वो हायातो को काफी पसंद करती है। ये लेडी कहती है तो अच्छी बात है। आमी कहती कि हायातो उसके लिए काफी डिलीशियस चीजें लाता है और उसे वो चीजें काफी पसंद आती है। पर शिरागी को इस सवाल का जवाब नहीं देती। वो कहती है उसे गर्मी लग रही है, इसी वजह से वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही है। अकाने फिर रियो से पूछती है क्या वो हायातो को पसंद करती है, पर रियो उसके सवाल का जवाब नहीं देती और वो कहते कि उसे भी गर्मी लग रही है और वो यहाँ से चली जाती है। और वो सोचने लग जाते हैं कि उसे अभी सिर्फ फैमिली या कैफे के ऊपर ध्यान देना है, उसकी ग्रैंडमा के बिजनेस को अभी सिर्फ ऊपर करना है, तो किसी और चीज के बारे में बिल्कुल भी फील नहीं करता। तभी रियो के पीछे अकाने आ जाती है जो कि उसे कहते कि वो हायातो को पसंद करती है। रियो उसे कहती है तो उसके लिए अच्छी बात है, पर हायातो को वो उस तरह से बिल्कुल भी नहीं देखती। तो अकाने कहती कि ठीक है, अगर मैं हायातो को पसंद करती हूँ और अगर मैं तुमसे उसे ले लूँ तो तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा ना। हमें फिर कुछ देर बाद दिखा जाता है जहाँ हमें कह रही होती कि मुझे कोल्ड कॉफी पीनी है। तो हायातो कहता है कि नहीं, तुम्हें घर जाके कोल्ड कॉफी मिल जाएगी, तुम तब तक के लिए इंतजार कर लो। पर इससे पहले ये लोग घर जाते हैं। रियो को याद आता है कि कल के ब्रेकफास्ट के लिए वो चीजें लेना भूल चुकी है, तो उसे यहाँ से जाना पड़ेगा और सभी लड़कियां हायातो को उसके साथ जाने के लिए कहती है। पर रियो काफी सारा सामान खरीद लेती है। तो हायातो कहता है कि हम बाद में भी तो आ सकते थे। तो ये कहते हैं ये चीज अभी सस्ती मिलती है वरना ये काफी महंगी हो जाती है बाद में। तो फिर रियो से पूछता है कि रियो तुम कहीं खोई खोई लग रही हो, तुम्हें क्या हो गया? रियो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो शायद से थोड़ी डिहाइड्रेटेड हो गई है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, वो घर जाके पानी पी लेगी। हायातो फिर रियो को वेंडिंग मशीन से वाटर बॉटल दिला देता और कहता है कि इस बारे में आमी को मत बताना। रियो फिर जाते हुए सोचने लग जाती है कि अकाने ने उसे कहा कि वो हायातो को पसंद करती है, क्या इस वजह से वो जेलस है? क्या हायातो उसके बारे में फील करता है कुछ, या वो सचमुच अकाने को पसंद करता है या वो इसे पसंद करता है, और आखिरकार इसके बारे में वो कैसी फील रखता है? पर अगर सारी लड़कियां हायातो के बारे में ऐसी फील करने लगी तो आखिरकार ये फैमिली या कैफे को कैसे चलाएंगी? ये सोचते हुए रियो घर तक आ जाती है जहाँ पर हायातो इसे अंदर आने के लिए कहता है क्योंकि सभी लड़कियां इन दोनों के बारे में चिंता कर रही होंगी। पर इससे पहले ये लोग अंदर जाते हैं। रियो से रोक लेती है और ये हायातो को बोलती है कि लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। पर रियो अपने शब्दों को जल्दी से बोल देती है और कहती है कि अगर मैं ऐसा तुम्हें कहूँ तो तुम क्या करोगे? हायातो कहता है इस चीज से उसे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इस चीज से उसे खुशी होगी जैसे कोई और इंसान खुश होगा। पर अभी इसे पता नहीं कि आखिरकार इसका कैफे कैसे चलेगा, तो इसी वजह से इसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है इन चीजों के लिए। रियो फिर इसे बिना कुछ बोले यहाँ से चली जाती है। हमें फिर अगले दिन दिखा जाता है जहाँ हम देखते हैं कैफे में जहाँ रियो सारा काम खत्म कर चुकी होती है, पर वो देखती है यहाँ पे अकाने जो है वो हायातो से चिपक रही होती है, जो देख के रियो को गुस्सा आ जाता है और वो इन दोनों से पूछते हैं कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? हायातो कहता है कि मैं कुछ भी तो नहीं कर रहा था। रियो कहती है कि मैंने साफ साफ अपनी आंखों से देखा है। हायातो यहाँ पे बहाने मार के कहता है कि मुझे पेपर फिल्टर लेने के लिए जाना है, तुम दोनों बात करो, मैं कुछ ही देर में आया। रियो फिर अकाने को कहते हैं कि एक दूसरे को छूना मना है, आखिरकार तुम मेरे सामने हायातो से इतना ज्यादा चिपक क्यों रही हो? तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे जेलस हो जाऊंगी? अकाने से कहती है कि आखिरकार इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, और वैसे भी यहाँ पे कोई भी कस्टमर नहीं है और तुम तो हायातो को पसंद नहीं करती हो ना, तो आखिरकार तुम इतनी ज्यादा जेलसी क्यों हो रही है? रियो कहती है कि वो भी हायातो को पसंद करती है और अकाने जब भी हायातो के साथ करती है तो उसे बुरा लगता है। वहीं पे हमें हायातो को दिखाया जाता है जहाँ पे दो आदमी बात कर रहे होते हैं कि दो लड़के
के एक आदमी को लेकर लड़ रही है कैफे के अंदर। हायातो तो समझ जाता है ये अकाने और रियो है। ये सोचता है ये इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है, वो दोनों इसको लेकर लड़ रही है। वहीं पे हमें बाकी लड़कियों को दिखाया जाता है जहाँ पे आमी इन दोनों को एक एक बॉल देती है और कहती है कि अगर इनमें से एक भी बॉल गिरा तो तुम दोनों को लड़ाई बंद करनी पड़ेगी। हमें इस चीज को लेकर एग्री करना पड़ेगा कि तुम दोनों में से जो भी जीते तुम दोनों को अपनी लड़ाई रोकनी पड़ेगी। इन दोनों के बीच में फिर दोस्ती हो जाती है। ये दोनों कहते हैं ये फालतू में लड़े थे। तभी यहाँ पे हायातो आ जाता है जो कि कहता है कि आखिरकार तुम दोनों मेरे लिए लड़ क्यों रहे हो। मैंने तुम दोनों को कितनी बार कहा है कि उस चीज में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पर अकाने और रियो इसे बताते ये दोनों लड़ नहीं रहे थे, आखिरकार उसे क्या हुआ है। हायातो पूछता है इसका मतलब क्या है। आमी कहते कि हायाची तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक गेम है, जो भी जीते इसका कोई मतलब नहीं बनता। हायातो को लगता है ये सिर्फ उसको मिलकर छेड़ रहे थे और उससे ज्यादा कुछ नहीं, और वो बाहर चले जाता है। यहाँ पे रियो कहते कि लगता है उसे कुछ गलत फहमी हुई है। अकाने कहते कि कोई बात नहीं, उसे जल्द ही एहसास हो जाएगा कि हम उसके बारे में कितना ज्यादा सीरियस है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं हायातो को जो कि कहता है कि हमें एक नया आइटम को अपने मेन्यू में ऐड करना चाहिए। तभी ओका कहते कि जब भी सीजन बदलता है तुम यही बात कहते रहती हो। और हायातो कहता है कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि इनक्रेडिबल हो, जो कि हमारे कैफे को रिप्रेजेंट करे और हमारे कैफे इस चीज से फेमस हो जाए। पर ओका कहते कि ये क्या कि तुम ये सारी चीज शिरागिको के ऊपर थोप दोगे। पर हायातो के इस बात से अकाने सहमत हो जाती है और रियो भी। वो कहती ये काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है। तभी हायातो कहता है कि कब तक तुम मेरा मजाक उड़ाते रहोगे। यहाँ पे ओका पूछती कि आखिरकार तुम दोनों इसका मजाक कब से उड़ा रहे हो। हमें फिर अगले दिन दिखा जाता है जहाँ हम देखते हैं हायातो को जो कि शिरागिको से कुकिंग सीखने के लिए आया होता है। वो कहता है कि मैं ओका के ऊपर और ज्यादा डिपेंड नहीं हो सकता और साथ ही साथ तुम्हारा भी कॉलेज शुरू होने वाला है, तो मैं तुम्हारे और शिरागिको के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता। पर शिरागिको कहती इस चीज की उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कॉलेज जाने से पहले यहाँ पे काफी सारी चीजें बना देगी ताकि हायातो इन्हें बेच सके। हायातो कहते ये अभी के लिए तो काम आ सकता है पर वो हमेशा काम नहीं करेगा क्योंकि तुम यहाँ से कभी ना कभी तो जाओगी ना, इस वजह से मुझे ये सारी चीजें संभालनी पड़ेगी, तो मैं अभी सीख लूं तो बेहतर रहेगा। शिरागिको कहती कि आखिरकार तुम ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो, हम हमेशा फैमिली रहेंगे चाहे हम कितनी भी दूर चले जाए और मैं हमेशा यहाँ पे रह सकती हूँ। पर हायातो कहता है ये तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकता। शिरागिको कहती कि ऐसा क्यों, मैं हमेशा यहाँ पे रह सकती हूँ ना। हायातो कहता है कि मैं इस चीज से एग्री कर जाऊंगा पर तुम्हारे पेरेंट्स इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। शिरागिको कहती है अगर तुम इतनी मतलबी हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाने वाली। हायातो कहते कि तुम क्या बात कर रही हो और साथ ही साथ तुम नए मेन्यू के आइटम्स खुद ही बना लेना, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली। हायातो फिर से माफी मांगता है और कहता है वो जितने समय चाहे उतने समय के लिए यहाँ पे रह सकती है। ये दोनों फिर मिलकर यहाँ पे ऑटम का केक बनाते हैं जो कि काफी अच्छा बना होता है। तभी यहाँ पे शिरागिको कहती कि समय काफी जल्दी निकल जाता है और बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो हायातो इसे पूछता है कि आखिरकार वो इस टॉपिक पे कैसे आई। शिरागिको इसे कहती कि उसे अभी अभी अंदाजा हुआ कि कितनी जल्दी समर खत्म हो गया। हायातो कहता कि हाँ हम काफी ज्यादा बिजी थे इसी वजह से हमें पता नहीं चला कि समर कब चला गया। तभी शिरागिको हायातो से पूछते हैं क्या तुम्हारे लाइफ के साथ कुछ चल रहा है जैसे कि कुछ रोमांटिक या फिर कुछ और। हायातो कहता है अगर तुम मुझसे ये पूछ रही हो तो इसका मतलब तुम्हारी लाइफ में भी कुछ बड़ा हुआ है क्या। तभी यहाँ पे शिरागिको कहती कि ग्रैंडमा तुम्हारे बारे में सही थी, तुम्हें झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं आता। अगर मेरे अंदर बिल्कुल भी किसी के लिए अच्छी फीलिंग ना हो तो मैं उसे कभी भी डेट नहीं करूंगी। शिरागिको फिर उसे बताते कि उसे पता कि काफी सारी लड़कियां उसे पसंद करती है पर पहली लड़की वही थी जो कि उसके प्यार में पागल हो गई थी। हायातो कहते तुम क्या बात कर रही हो। कुछ ही देर में हायातो को रियलाइज होता है कि शिरागिको यहाँ पे ड्रंक हो चुकी है और वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रही, जिसके बाद शिरागिको अपने कपड़े खोल देती है और उसकी टी शर्ट के अंदर घुस जाती है। पर ये दोनों किस तरह उसे हैंडल कर लेते हैं, जिसके बाद ये कैफे के लिए कुछ सामान लेने के लिए मार्केट में आ जाते हैं जहाँ पे इनकी मुलाकात इनके बिजनेस पार्टनर से होती है जो कि इन्हें कहते हैं क्या तुम दोनों डेट पे निकले हो। शिरागिको कहते कि हम डेट पे नहीं निकले, हम दोनों यहाँ पे सामान लेने के लिए आए हैं। ये लेडी फिर इनसे पूछती है क्या तुम चेरी ब्लॉसम के लिए कुछ नई डिश बना रहे हो। ये कहते कि हाँ। तो ये लोग कहते कि तुम्हारी ग्रैंडमा ने हमें काफी कुछ सिखाया है चेरी ब्लॉसम के बारे में। हमारी ग्रैंडमा हमें हमेशा से कहा करती थी कि तुम्हें महंगी चीजों की कोई जरूरत नहीं, एक अच्छी चीज बनाने के लिए बस तुम्हारे पास एक यूनिक आइडिया होना चाहिए जिसकी बात तुम डिलीशियस चीज बना सकती हो। और एक 3 स्टार रेस्टोरेंट के शेफ से ये बात सुनना बिल्कुल अलग ही होता है। तो फिर इनसे पूछता है कि 3 स्टार रेस्टोरेंट शेफ आपका मतलब क्या है। ये तो फिर बहाना मार के कहते कि हमारा मतलब ज्यादा कुछ नहीं था, हम कह रहे थे बस वो उनकी लेवल की थी। शिरागिको फिर हायातो का हाथ पकड़ के दूर ले आते और कहते कि हम दूसरी जगह से सामान लेंगे। हायातो इससे पूछता है कि तुम्हें जरूर से ग्रैंडमा के बारे में कुछ पता है ना। शिरागिको इससे पूछती है कि आखिरकार इसका मतलब क्या। हायातो इसे बताता है कि मुझे पता है कि तुम रात रात को ग्रैंडमा के रूम में जाती हो और कुछ न कुछ देखते रहती हो। शिरागिको फिर वो बात इसे बताने के लिए राजी हो जाती है कि ये पहली बार इस कैफे में बचपन के समय में आई थी। दरअसल जो इसके फादर थे वो इसकी एक दादी के एक स्टूडेंट हुआ करते थे एक समय पर, और जब ये छोटी थी इसके फादर इसके दादी से मिलने के लिए आए थे क्योंकि इसकी दादी ने इसके फादर को सारी चीजें सिखाई होती है। जब इसके फादर दोबारा से हायातो की दादी से मिले तो उन्होंने उनका शुक्रिया किया इतना कुछ उन्हें सिखाने के लिए। हायातो की दादी ने कहा तुम टैलेंटेड थे इस वजह से तुम वो सारी चीजें सीख पाए, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। शिरागिको के फादर ने फिर हायातो की दादी से पूछा कि आखिरकार आपने नॉर्मल सा मेन्यू कैफे के बाहर क्यों लगा रखा है जबकि आप जैसा एक बड़ा सा शेफ काफी अच्छे से काम कर सकता है और काफी मुनाफा कमा सकता है। तभी यहाँ पे हायातो आ जाता है जो कि कहता है कि मुझे भूख लगी है। तो इसकी दादी
कहती है मैं कुछ ही देर में तुम्हारे लिए फ्राइड राइस बना दूंगी, अभी के लिए तुम बाहर जाओ। जिसके बाद हायातो बाहर चले जाता है। तो यहाँ पे शिरागी को इसके लिए आइसक्रीम लेके बाहर चले जाते हैं और उसे ढूंढने लग जाती है, पर गलती से ये नीचे गिर जाती है और सारी आइसक्रीम उस बूढ़े इंसान के जूते पे गिर जाती है। ये उससे माफी मांगती है, पर ये बूढ़ा इंसान कहता है कि तुम बच्ची हुई तो क्या हुआ, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। तभी हायातो इस बूढ़े इंसान के ऊपर पानी फेंक देता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, गलती से मेरे वहां पे पानी गिर गया। यहाँ पे ये बूढ़ा इंसान इसे भी डांटता है, तभी लोग इसे देखने लग जाते हैं, तो इसे यहाँ से जाना पड़ता है। पर ये कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है। शिरागी फिर हायातो का शुक्रिया करते हैं उसे बचाने के लिए। वहीं पे हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे हायातो कहता है इसमें से मुझे कुछ भी याद नहीं। ये कहते तुम उस टाइम बच्चे थे, तुम्हें कुछ भी याद नहीं, पर वो पल मुझे अच्छे से याद है। तो हायातो कहता है इसमें छुपाने वाली बात क्या थी, तुम मुझे बता सकती थी। ये कहते कि दरअसल ग्रैंडमा ने मुझे कहा था ये सारी बातें तुम्हें ना बताने के लिए। तो हायातो कहता है कि मुझे छोड़ के लगता है सभी को मेरी ग्रैंडमा के बारे में सब कुछ पता है। ये कहते कि हाँ। हायातो फिर से कहता है क्या तुम मुझे कुछ और बता सकते हो जो कि ग्रैंडमा तुम्हें कहा हो। ये कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। हमें शिरागी को पास दिखाया जाता है जहाँ पे शिरागी को अपने डैड से परमिशन लेके यहाँ पे हायातो की दादी से कुकिंग सीखने के लिए आई होती है। वो कहती है कि वो एक अच्छी शेफ बनना चाहती है। हायातो की दादी इसे कुकिंग सिखाने के लिए मान जाती है, पर वो इसे कहती है कि कुछ बातें हैं जो कि मैं तुम्हें बताऊंगी, पर तुम वो बात कभी भी हायातो को मत बताना, ये मुझसे वादा करो। और प्रेजेंट में शिरागी को इसे कहती है कि इस वजह से मैं तुम्हें कुछ भी बात नहीं बताना चाहती। तो ये कहता है क्या तुम मुझे कुछ ऐसी बात बता सकती हो जिसके लिए उन्होंने तुमसे प्रॉमिस ना लिया हो। हायातो फिर इसे कहता है क्या उनकी स्पेन वाली कुकिंग की फोटो इस चीज से जुड़ी हुई है। ये कहती कि हाँ। तो ये कहता है कि मैं समझ गया कि आखिरकार वो कहना क्या चाहती थी। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ उन्होंने एक शेफ के तौर पे काम इसलिए छोड़ा क्योंकि वो मुझे पालना चाहती थी। हमें फिर रात को दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं सभी लड़कियों को जो कि ग्रैंडमा की स्पेन वाली फोटोज को देख रही होती है। वहीं पे हम देखते हैं हायातो को जो कि अपनी दादी के बारे में पता लगा लेता है कि जब वो 43 की थी वो यहाँ पे रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी जो कि टोक्यो में था, पर इससे पहले वो रेस्टोरेंट का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है इसकी दादी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा दिया और इसको अपने अंदर में ले लिया क्योंकि इसके माँ बाप ट्रैफिक एक्सीडेंट में मारे गए थे। और उसके बाद उन्होंने हायातो को पालने के लिए इस कंट्री साइड में इस कैफे को शुरू कर दिया। हायातो समझ जाता है कि अगर वो जाती तो यहाँ पे आके वो एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खोल पाती, पर ये अपनी दादी के बीच में आ गए। इस वजह से इसकी दादी रेस्टोरेंट नहीं खोल पाई कभी भी टोक्यो में। तब यहाँ पे शिरागी आती है जो कि इसे समझाती है कभी भी अपनी दादी के बीच का अड़ंगा नहीं बना। पर ये कहता है अगर इसकी दादी टोक्यो में रहती और वहाँ पे एक अच्छा रेस्टोरेंट खोल देती तो वो काफी प्रॉफिटेबल होता, पर उसे यहाँ पे अकेले रहना पड़ता। इस वजह से इसकी दादी ने टोक्यो का रेस्टोरेंट बंद कर दिया और इसी की वजह से उन्होंने ये रेस्टोरेंट खोला और वो कर्जे में चले गई। उनके पहले रेस्टोरेंट का नाम था एन हेलो, उसका मतलब होता है इंग्लिश में हेलो। ये फिर शिरागी को बताता है ये अपनी दादी को अच्छे से जानता है कि वो कैसी इंसान थी। वो कभी भी अपने पोते को अकेले रहने नहीं देगी, ना ही वो इसे ये पता लगने देगी कि उसकी वजह से उन्होंने अपने सपनों को त्याग दिया। और हाँ शिरागी को तुम उस तरह के इंसान हो ना जो कि सोचते है कि वो उसी को डेट करेगी जिससे वो आगे जाके शादी करेगी। और साथ ही साथ तुमने ये भी कहा था अगर तुम्हारे अंदर किसी इंसान के लिए फीलिंग है जो कि म्यूचुअल है तुम उसे कभी भी डेट नहीं करोगे अगर वो तुमसे शादी नहीं करता है तो। पर मैं तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरी वजह से मेरी ग्रैंडमा ने अपने सपनों को कुचल दिया। पर ये कहते कि तुम्हारी ग्रैंडमा से मैंने एक बार पूछा था क्या वो रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया, पर उन्होंने कहा इस चीज का उन्हें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। वो सिर्फ तुम्हें बड़ा होते देखना चाहती है, वो तुम्हारे साथ पल को जीना चाहती है, वो बस खुश रहना चाहती है तुम्हारे साथ। उनके पास सिर्फ एक ही रीजन बचा था जीने के लिए जो कि तुम थे। तो आया तो इसे पूछता है कि आखिरकार उन्होंने ये बात मुझे कभी क्यों नहीं कही। तो ये कहती कि तुम्हें पता है तुम्हारी दादी कैसी थी, वो कभी भी तुम्हें कुछ बात नहीं बताती थी। आया तो फिर अपनी दादी के साथ एक पल को याद करने लग जाता है जहाँ पे इसकी दादी कहती कि मुझे नहीं पता और मैं कितने सारे चेरी ब्लॉसम देख पाऊंगी। तो हाया तो कहता है कि आप जितने चाहे उतने देख सकते हो कभी भी, वो भी मुझे पूरा यकीन है आप जिंदगी भर के लिए जीने वाली हो। आया तो फिर कहता है इस कैफे को मेरी ग्रैंडमा ने काफी प्यार से खोला था, इस वजह से इस कैफे को मैं तबाह होने नहीं दे सकता, इस वजह से मुझे इस कैफे को चलाना पड़ेगा। शिरागी को फिर इसे कहते कि जब ग्रैंडमा मरी थी तो मैंने एक डिसीजन लिया था कि जब भी तुम वापस आओगे और इस कैफे को टेक ओवर करोगे तो मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगी चाहे जैसी हो। तभी यहाँ पे बाकी सारी लड़कियां आ जाती है जो कि कहते कि ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं पता, और रोने लग जाती है। वहीं पे हमें कुछ साल बाद दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं हायातो की बेटी को जो कि अब काफी बड़ी हो चुकी होती है। और साथ ही साथ हम देखते हैं हायातो को जो कि अब काफी बूढ़ा हो चुका होता है। यहाँ पे उसकी बेटी उन फोटोज को देखती है जो कि हायातो ने खींची होती है जिसमें सारी लड़कियां होती है। इसकी बेटी से पूछते कि इसे पहली बार इसकी मम्मी से प्यार कैसे हुआ था, पर ये कहता है कि उसे बिल्कुल भी कुछ याद नहीं है। हमें फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं हायातो और बाकी लड़कियों को जो कि यहाँ पे पिकनिक के लिए आ चुके होते हैं। यहाँ पे सभी लड़कियां काफी एक्साइटेड होती है और साथ ही साथ आमी भी। तभी यहाँ पे ओका शिरागी से पूछते कि मैंने सुना कि तुम उसी से शादी करोगी जिसे तुम डेट करोगी, इसका मतलब क्या है। रियो भी से ये सवाल पूछती है तो शिरागी इन सबको बताती है दरअसल ये भी हायातो की गर्लफ्रेंड बनने के कैंडिडेट में अब शामिल हो चुकी है। और ये बात सुन के इन सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। ओका फिर शिरागी को कहते हैं तुम हायातो को पसंद करते हो, पर तुम कह रही हो कि तुम्हारे अलावा और भी लोग हैं जो कि हायातो को पसंद करते हैं। ये कहते कि हाँ, पर इससे पहले शिरागी को कुछ बोल पाती है, वो गलती से वाइन पी लेती है और हायातो के ऊपर चढ़ जाती है और कहती कि हायातो को वो काफी पसंद करते हैं और कहती कि चलो बच्चे पैदा करते हैं। बाकी लड़कियां शिरागी को हायातो के ऊपर से हटने के लिए कहती है।